तो हेलो दोस्तों। आज हम घुसने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां एग्जिस्टेंस खुद एक मजाक बन जाती है। आज की कहानी है मनोआ एग्जिस्टेंस की। और भाई, ये कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं है। ये वो क्रीचर है जो इंसानों के पैदा होने से भी पहले से मौजूद है। ना ये इमॉर्टल है, ना इसे मरने का डर है, क्योंकि हर बार जब ये मरता है तो ये फिर से पैदा होता है नए शरीर में, लेकिन पुरानी यादों के साथ। कभी ये पानी के अंदर तैरती हुई मछली बनता है, कभी आसमान का राजा एक ईगल, कभी कॉलोनी के पीछे भागती एक छोटी सी चींटी, और कभी धरती हिलाने वाला डायनासोर। अर्थ बदलती रही, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती रही, लेकिन ये क्रीचर हर बार बच गया। अरबों साल से एक ही साइकिल में फंसा हुआ, मरना, फिर से पैदा होना, फिर से मरना। और इस पूरी जर्नी में अगर किसी एक चीज से इसे सबसे ज्यादा नफरत है तो वो हैं ह्यूमंस। क्योंकि नेचर का रूल सिंपल है, ये सिंपल है। स्ट्रांग सरवाइव करता है, वीक मरता है। अगर कोई जानवर इसे खा गया तो वो नॉर्मल था, कोई इमोशन नहीं। लेकिन ह्यूमंस नहीं भाई, ये साले अलग लेवल के हरामी हैं। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मारते, ये मजे के लिए मारते हैं, पावर दिखाने के लिए मारते हैं, शौक के लिए मारते हैं। और यही वजह है कि इस क्रीचर की आंखों में ह्यूमैनिटी सबसे गंदी स्पीसीज है। फिर भी ये ह्यूमंस से बच नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमंस के पास है वो चीज जो किसी और के पास नहीं, वेपन्स, जो हर दिन इवॉल्व होते रहते। यही वजह है कि आज फूड चेन के टॉप पर ह्यूमंस बैठे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये क्रीचर अपने अंदर जमा हुई सदियों की नफरत से पूरी ह्यूमैनिटी को मिटा देगा, या फिर खुद इतना पावरफुल बन जाएगा कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने लगे? चलो देखते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और एक बार फिर ये क्रिएचर ह्यूमंस के हाथों मर जाता है। इस बार एलिफेंट के शरीर में। अंदर से ये चाहता है कि बस अब खत्म हो जाए, एक परमानेंट डेथ। लेकिन नहीं, फिर वही दर्द, रीइंकार्नेशन। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर क्रश हो रहा हो, और जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा चांद कि अगला शरीर फूड चेन के टॉप पर होगा। इस बार दर्द कुछ अलग ही लेवल का था। इतना दर्द इसे पहले कभी नहीं हुआ, और इसी वजह से ये अपने नए जीवन का बेचैनी से इंतजार करता है। और फिर जन्म होता है, इस बार ह्यूमन के रूप में। टॉप प्रेडेटर, उसका नाम रखा जाता है एल-आई। अरबों साल में पहली बार उसे जन्म से एक नाम। लेकिन ये बच्चा रोता नहीं, बोलता नहीं, माँ कुछ भी कहती है ये बस रिएक्ट करता है, शब्द नहीं निकलते। माँ घबरा जाती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, रिपोर्ट आती है बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर कहता है साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। बस यहीं से माँ का दिमाग खराब, सीधे डॉक्टर पर चिल्लाना, मेरे बच्चे को पागल बोल रहा है साले। उसकी माँ का नाम है यिल। ली के हिसाब से यिल थोड़ी इग्नोरेंट है, थोड़ी एरोगेंट भी। उसने वॉर में अपना पूरा परिवार खो दिया, पति भी चला गया, इस दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया। फिर भी उसके पास एक बच्चा है। वो ली को पीठ पर बांधकर मार्केट में सब्जी बेचती है, दिन भर मेहनत। एल-आई के अंदर अभी भी ह्यूमंस के लिए नफरत है। उसे समझ नहीं आता माँ का ये प्यार क्या चीज है, लेकिन उसकी एक्शंस में एक वार्मथ है, और उसी वार्मथ की वजह से लाई उसे नफरत नहीं कर पाता। वो महसूस करता है शायद ये लाइफ थोड़ी अलग होगी। एक रात घर से दूर कुछ लोग एक क्रिमिनल का पीछा कर रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर पड़ती है एक बच्चे पर जो एक ऊंचे पोल पर खड़ा है। सब शॉक में, ये बच्चा वहां पहुंचा कैसे? और तभी ली अपने पावर्स टेस्ट करता है। परफेक्ट टाइमिंग। वो फ्रॉग्स के बारे में सोचता है, और अगले ही पल उसके शरीर में फ्रॉग की एबिलिटीज। वो बिना डरे पोल से नीचे कूदता है। स्पीड चीटा की, स्ट्रेंथ डायनासोर की। एक ब्लिंक में एक आदमी ढेर। ली समझ जाता है इस बार वो सारे प्रीवियस लाइव्स की पावर्स लेकर पैदा हुआ है। सब क्रीचर्स की स्ट्रेंथ एक बॉडी में। उसे रीजन नहीं पता, लेकिन आउटकम पता है, ये लाइफ उसकी लास्ट लाइफ होगी। और ये सोचकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली वो मर सकेगा। वहां मौजूद लोग हिल जाते हैं। एक बच्चा एक पंच में किसी को मार दे, ये पागलपन है। एक डिटेक्टिव कंट्रोल खो देता है और ली पर अटैक करता है। ली जानबूझकर पंच खाता है, पेन को फील करने के लिए। उसे समझ आता है अगर वो पावर्स यूज न करे तो वो नॉर्मल ह्यूमन है। अगला पंच आने से पहले वो टर्टल की स्ट्रेंथ लेता है। डिटेक्टिव का अटैक बेकार, और ली काउंटर करता है, हाथ डिसलोकेट। चिंपैंजी की ताकत से वो ऑलमोस्ट उसे मार ही देता है, लेकिन तभी गनशॉट। ली रिएक्ट नहीं कर पाता, बुलेट उसके शरीर को चीर देती है। विजन ब्लर, वो गिर जाता है। सब डर के मारे भाग जाते हैं, क्रिमिनल भी, डिटेक्टिव्स भी। सुबह होती है, चारों तरफ सन्नाटा। बॉडी में बुलेट, सर्वाइवल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जेलीफिश की इंस्टिंक्ट, वुंड्स हील हो जाते हैं। ली जिंदा है, लेकिन खुश नहीं। इतनी पावर मत हो, इतनी कंफ्यूजन। वो दूर देखता है और हवा में अपनी माँ की आवाज सुनता है। ली उस वक्त जिन के अंदर बस एक ही चीज थी, खालीपन। इतना ज्यादा कि वो अपनी माँ की चिंता तक को इग्नोर कर देता है। उसकी माँ उसे हर जगह ढूंढ रही है, गलियों में, बाजार में, हर कोने में। लेकिन जिन का मन करता है कि बस यंग की बाहों से निकल के सब कुछ छोड़ दे। फिर अचानक उसे याद आता है माँ के वो छोटे छोटे जेस्चर्स, वो आवाज, वो रोना, जब वो उसे नहीं ढूंढ पाती थी। और यहीं जिन रुक जाता है, क्योंकि चाहे वो कितना भी मॉन्स्टर क्यों ना रहा हो, उस याद को वो झेल नहीं पाता। उसका शरीर भी जवाब दे देता है। थकान इतनी कि वो जमीन पर गिर जाता है, और उसी पल भी उसकी माँ उसे देख लेती है। वो दौड़ कर आती है, उसे कस के पकड़ लेती है, रोते हुए, ऐसे जैसे दुनिया वापस मिल गई हो। और ये माँ का प्यार, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। ये वो वार्मथ है जो जिन के अरबों साल से मरे हुए दिल को
पहली बार जिंदा करती है। पहली बार जिन बोलता है आई लव यू मॉम। इधर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल पकड़ा जा चुका है। वो जिन के बारे में सब बताने की कोशिश करता है, उस मॉन्स्टर के बारे में, उस बच्चे के बारे में। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। डिटेक्टिव उसी क्रिमिनल को धोखा दे देता है, कहता है ये सब कहानी बना रहा है अपनी गंदगी छुपाने के लिए, और जिन की एबिलिटीज दुनिया से छुपी रह जाती हैं। उस दिन के बाद सब बदल जाता है। जब भी जिन बाहर जाता है, उसकी माँ उसका हाथ ऐसे पकड़ती है जैसे कोई छीन न, कोई बुली जिन को तंग करे, माँ सामने खड़ी, छू के दिखा तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी। कोई पड़ोसी गॉसिप करे, माँ सीधा मुंह पर। कोई बाजार में उसकी जगह लेने की कोशिश करे, माँ प्रोटेस्ट कर देती है। यंग शिल हर दिन पूरी दुनिया से लड़ रही है, सिर्फ अपने बेटे के लिए। धीरे धीरे जिन ह्यूमन बॉडी में ढलने लगता है, ह्यूमन लाइफ समझने लगता है। वो चाहता है कि जितना हो सके माँ के पास रहे, लेकिन एक डर उसे खाए जा रहा है। अगर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर एक नॉर्मल इंसान के पास रहा तो खतरा उसी इंसान को होगा, और वही डर सच बन जाता है। वो डिटेक्टिव जो जिन की पावर्स जानता था, वो वापस आ चुका है। जिन को जिंदा देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वही पुराना थ्रिल, वही पुराना शिकार। मॉन्स्टर अभी जिंदा है। और फिर वो दिन आता है जो आना ही था, जिस दिन जिन की माँ बीमार पड़ती है। जिन उससे झूठ बोलता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो बाजार जाता है खुद तोड़े हुए सेब बेचने। और यहीं से कहानी नरक बन जाती है। डिटेक्टिव उससे टकरा जाता है। इस बार वो सीधा इल्जाम लगाता है, तू स्पाई है, और उसे अरेस्ट कर लेता है। फैमिली की शांति के लिए जिन आंखें बंद करता है और हथकड़ी पहन लेता है। वो कोऑपरेट करता है, लेकिन डिटेक्टिव साला हद पार कर देता है। वो जिन को कोने में धकेलता है और कहता है अगर तू स्पाई है तो तेरी माँ भी स्पाई हो सकती है, और अपनी टीम को उसकी बीमार माँ की जांच के लिए भेज देता है। बस यहीं जिन टूट जाता है। उसकी माँ ही तो थी जो उसे ह्यूमन लाइफ से जोड़े हुए थी। भीड़ उसे मॉन्स्टर कह रही है, लेकिन जिन अब नहीं रुकता। वो हथकड़ी तोड़ता है और पूरी स्पीड में घर की तरफ भागता है। और यही डिटेक्टिव चाहता था, एक 12 साल के बच्चे को स्पाई बताकर उसकी असलियत बाहर लाना। वो खुश है, अब शिकार शुरू होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि सामने कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, बल्कि ऐसा क्रीचर है जो चाहे तो पूरी ह्यूमैनिटी मिटा दे। जिन बाजार से घर पहुंचता है डिटेक्टिव से पहले, लेकिन देर हो चुकी थी। यंग शिल दरवाजा खोलती है और बाहर खड़े स्ट्रेंजर्स को देख लेती है जो उसके बेटे को ले जाने आए। बीमार होने के बावजूद वो चिल्लाती है, पड़ोसियों आओ। लेकिन डिटेक्टिव्स अपने साथी की बातों में फंसे हुए थे। उन्हें लगता है माँ भी स्पाई है, कोई रहम नहीं। जब माँ ने रेजिस्टेंस किया तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया, और बस यहीं जिन का गुस्सा एक्सप्लोड कर जाता है। कुछ ही सांसों में वो डिटेक्टिव्स एक 12 साल के बच्चे के हाथों मर जाते हैं। जिन डर रहा है कि अब माँ भी उसे मॉन्स्टर समझेगी, लेकिन यंग शिल के लिए वो हमेशा उसका बेटा ही रहेगा। वो डिटेक्टिव्स के सामने खड़ी होती है, खुद पर इल्जाम ले लेती है, मैंने मारा है। खुद खड़े रहने की ताकत नहीं, फिर भी बेटे को बचाने की जिद। ये अनकंडीशनल लव जिन के दिल को चीर देता है। पहली बार वो रोता है। वो खुद से सवाल करता है, मेरे लिए इतना क्यों? और उसी पल उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसके सामने खड़ी थी, उसकी माँ। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वही ट्विस्टेड डिटेक्टिव चिल्लाता है, माँ पर एम करो। जिन आगे आ जाता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। गोलियां चलती हैं और वो सब रोक देता है। डिटेक्टिव्स की हवा टाइट। डर में वो फिर गोली चलाते हैं। इस बार यंग शिल ये नहीं देख पाती। वो अपने बेटे को ढाल बनाकर आगे बढ़ती है, ये जानते हुए कि अब शायद वो नहीं बचेगी। एक नॉर्मल इंसान के लिए मौत आना फिक्स होता है, और उसकी माँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं। वो अपने बेटे जिन के पास आखिरी सांस लेते हुए गिर पड़ी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि जिन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। अपनी एक्स ऑर्डिनरी पावर से बस कुछ सेकंड के लिए वो अपनी माँ से कनेक्ट कर पाया। माँ ने उसे सीने से लगाया, उसे काम किया, और वहीं जिन टूट गया। उसने साफ बोल दिया, अब जीने का कोई रीजन नहीं बचा, मैं मरना चाहता हूँ। यंग शेल के पास वापस जाना चाहता हूँ। पर माँ माँ होती है यार, मरते टाइम भी सरेंडर नहीं करती। उसने जिन से प्रॉमिस लिया, जो भी हो तू क्या बने क्या करे, लेकिन जीना, बस जीना। ये उसकी माँ की आखिरी विश थी। माँ के मरते ही जिन का दिमाग पूरी तरह फक हो चुका था। उसे लगने लगा कि वो इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जहाँ जिन जाता वहाँ केओस फैलता। उसके हिसाब से अब सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो इंसान उसे मार देंगे या फिर उसे ही इंसानों को मारना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। और माँ की आखिरी विश को फॉलो करने के नाम पर उसने एक भयानक डिसीजन लिया, ह्यूमैनिटी को अर्थ से मिटा देना। लेकिन वो अपनी माँ को कार्नेज दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो डिटेक्टिव्स को ल्योर करके एक फ्लावर फील्ड में ले गया, एक ऐसी जगह जो उसकी मीठी मेमोरीज से जुड़ी थी। वहीं जिन ने एक्सेप्ट किया कि उसका एग्जिस्टेंस फ्लॉड है, पर इंसान भी कोई दूध के धुले नहीं है। नेचर को चोद चोद के बर्बाद किसने किया? इंसानों ने। और तभी जिन को समझ आया, शायद ये पावर उसे इसलिए मिली ताकि वो ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन के एज तक ले जाए। शायद प्लैनेट ने ही उसे पैदा किया था, इंसानों को उनकी औकात दिखाने के लिए। डिटेक्टिव्स जैसे ही दूर हुए, जिन ने उन मॉरली बैंकरप्ट हरामियों को पनिश किया जिन्होंने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली थी। उसकी पावर इतनी ब्रूटल थी कि ऊपर से एक जंप में वो ग्रुप में कैनन बॉल की तरह घुस गया। कुछ सेकंड में सब खत्म। आखिर में सिर्फ रिंग लीडर बचा, आधा मरा हुआ, जिन को मॉन्स्टर बोलते हुए गालियां बकता रहा। जिन हंसा और बोला, तू मुझे मारने में फेल हुआ, अब इसकी कीमत पूरी ह्यूमैनिटी चुकाएगी। और नेक्स्ट सेकंड उस डिटेक्टिव की लाइफ एंड। इसके बाद जिन वापस अपनी माँ के पास आया, उसे अपनी बाहों में उठाया और बिना रुके चलता रहा।
चलते चलते उसकी माँ के साथ बिताए सारे पीसफुल मोमेंट्स फ्लैशबैक बनकर लौट आए। लाखों साल जीने वाले जिन के लिए माँ के साथ बिताए वो थोड़े से साल ही उसकी पूरी जिंदगी थे। एंडलेस लव, एंडलेस हैप्पीनेस, सब कुछ माँ के साथ ही था। और अब वो मर चुकी थी उसकी वजह से। कोई भी दर्द जिन को इतना नहीं तोड़ पाया जितना ये लॉस। फिर भी उसे चलना था, माँ की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, एग्जिस्ट करते रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी रास्ते में वो एक अजीब जगह पहुंचा जहां उसकी मुलाकात एक हंटर से हुई। हंटर ने एक बर्ड को गोली मार दी। जिन गुस्से में उसे मारने ही वाला था, पर जब हंटर ने उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा, जिन रुक गया। जैसे ही हंटर को पता चला कि जिन की माँ मर चुकी है, वो सीरियस हो गया। उसने अपना कोट जिन को पहना और उसे अपने घर ले गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो लोग जिन के साथ बहुत प्यार से पेश आए। उनकी वार्मथ ने जिन का इंसानों से टूटा हुआ ट्रस्ट थोड़ा सा वापस जगा दिया। लेकिन रियलिटी हाश थी, वो दोनों गरीब थे, जिन को ठीक से पाल नहीं सकते थे। अगली सुबह हंटर जिन को टाउन ले गया ताकि उसके लिए कोई बेहतर जगह ढूंढ सके। रास्ते में जिन क्यूरियस हो गया, तुम्हारी माँ बोल क्यों नहीं पाती, सुन क्यों नहीं पाती, फिर भी तुम मुझसे रोज बात क्यों करते हो? हंटर ने जवाब दिया, वो सब समझती है, बिना बोले बिना सुने। ये माँ और बेटे का बॉन्ड होता है। ये सुनकर जिन का मूड थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। दोनों शेल्टर ढूंढने लगे और तभी डिजास्टर स्ट्राइक किया। और गेस क्या हुआ? जहां एंटरप्राइजेज ने सारे पेड़ काट दिए थे, वहां मैसिव लैंडस्लाइड हो गया। हमारे हंटर भाई ने सोचा चलो सरवाइव करते हैं, पर नेचर ने उसे ब्रूटल तरीके से दिखा दिया कि यहाँ मर्सी कोई नहीं होती। वो खुद रॉक्स और मिट्टी की लेयर में दबकर मर गया। और फिर जिन ने हेल्पलेसली विटनेस किया कि एक और वो इंसान जिसे वो चेरिश करता था उसके सामने मर गया। लेकिन जिन फीलिंग्स का झटका लेते हुए भी हंटर का बॉडी उसकी माँ के पास ले गया, जैसा हंटर ने विश किया था। लेकिन शॉक और ग्रीफ ने बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने बेटे को देख नहीं पाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब जिन के अंदर का कंफ्यूजन पीक पर था। क्या करे? ह्यूमैनिटी को खत्म करे या नहीं? कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग? मन टोटल कंफ्यूज था। लेकिन यंग शेल की बातें याद आई। अगर कुछ पता नहीं है तो भी ट्राई करना चाहिए, और अगर स्टक हो जाओ तो जो सही लगता है वही करना। मिस्टेक्स वो ओके हैं। तो लेसन याद करके जिन ने डिसाइड किया कि उन प्रॉफिट ड्रिवन एसहोल्स एंटरप्राइजेस को पनिश करना पड़ेगा, जिनकी ग्रीड ने 2 इनोसेंट लोगों की मौत का कारण बनी। और फिर क्या, जिन वहां गया और अपनी ओवर पावर्ड स्ट्रेंथ दिखाते हुए सबको मैसेकर कर दिया। उस समय उसके दिमाग में केवल एक ही थॉट था, भाई ह्यूमैनिटी को मिटाना आसान नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। फिर जिन ने डिसीज्ड हंटर और बूढ़ी माँ के ग्रेव्स को एक बार और विजिट किया और फिर ट्रेनिंग शुरू की। जिन के पास थी सभी क्रीचर्स की पावर, पर प्रॉब्लम ये थी कि बिना एक्टिव थिंकिंग के वो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह बिहेव करता था। समय के साथ पहले 5 साल में उसने अपने एबिलिटी को सबकॉन्शियसली कंट्रोल करना सीख लिया। इवन ट्रेन की टक्कर लगी, कोई फ्लिंच नहीं, शेल जैसी टफनेस डेवलप हो गई। अगले साल जिन ने टेलीपैथी से सभी लिविंग क्रीचर्स से बात करना सीख लिया। और रियल शॉक तब आया जब पता चला कि ज्यादातर क्रीचर्स ह्यूमंस को लाइक करते हैं। उसको पता चला, हाँ ये दुनिया कितनी फक्ड है। फिर 5 साल, फिर 10 साल, जिन बन गया एक फॉर्मिडेबल एंटिटी, एक मैच्योर्ड ह्यूमन बॉडी जो किसी भी एक्सटर्नल अटैक को बिना एक्टिवली सोचे रिएक्ट कर सकता था। और सबसे इनसेन बात, वो सिर्फ लिविंग क्रीचर्स से नहीं, अर्थ, वाटर और ट्रीज से भी कम्युनिकेट कर सकता था। बेसिकली जिन अर्थ के दर्द और सफरिंग को फील करने लगा। और 30 साल की ट्रेनिंग के बाद उसकी एबिलिटीज लिमिटलेस हो गई। मल्टीपल पावर्स को कंबाइन करके वो प्रैक्टिकली कुछ भी कर सकता था। अब उसकी पावर इतनी क्रेजी थी कि अर्थक्वेक क्रिएट करना, सारी 6 कॉन्टिनेंट्स को स्प्लिट करना और ह्यूमन सिविलाइजेशन को वाइप आउट करना, बस उसकी सोच की बात। लेकिन जिन अभी भी हेजिटेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरीज में वो लोग भी थे जिन्हें वो प्यार करता था, जैसे उसकी माँ और हंटर। ये अकेलेपन और लव दोनों उसके अंदर कलाइड कर रहे थे। 47 साल की लोनलीनेस के बाद जिन ने फाइनली समझ लिया, भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए रश करने की कोई जरूरत नहीं। अब उसका प्लान था पहले ह्यूमंस को ऑब्जर्व करना, फिर सही मोमेंट पे एक्ट करना। लेकिन जहां भी वो गया, डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, फॉरेस्ट क्लियर्ड बट वन फ्लावर्स गॉन, रोड्स बने ट्रैफिक के लिए। जिन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। एक छोटा सा एग्जर्शन और वो रोड पूरी तरह मेस में बदल गया। इनिशियली इग्नोर किया ड्राइवर को, पर जब उसने देखा ड्राइवर का फेस उसकी लेट माँ जैसा था तो उसके इंस्टिंक्ट्स ने उसे रोक नहीं पाया। वो रश करके सेव करने चला गया। लेकिन अनलकी मोमेंट में ऊपर से गिरा रॉक उसे हिट कर गया। और पहली बार जिन ने महसूस किया कि वो अपनी पावर नहीं यूज कर सकता। पर वो थोड़ी देर के लिए ही अनकॉन्शियस हुआ, माँ जैसा फेस देखने की शॉक में। और उस मोमेंट की क्यूरियोसिटी ने उसे और क्लोजर पुश किया। वो वापस जाग गया। उसकी हेड सर्जरी सक्सेसफुल रही और जल्दी ही कॉन्शियसनेस वापस आ गया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसकी ज्यादातर मेमोरीज लॉस्ट हो गई थी, बस उसका नाम ही याद रह गया था, जिन। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस भी फेल हो गए। इवन फिंगरप्रिंट्स भी कोई रजिस्टर नहीं थे। एंड में जिन की गार्डियन बन गई उसकी एक ओल्ड अक्वेंटेंस, लिस्सू। एक्सटर्नली देखो तो जिन अभी 24 का लग रहा था, लिस्सू 34 थी। और हाँ, जिन की असली उम्र समवेयर अराउंड 3050 बिलियन साल। हाँ भाई, लिटरल बिलियंस।
लिस्सू हमेशा बोलती पोलाइट बोलो जिन, और जिन मैटरनल इंस्टिंक्ट के चलते अक्सर उसका हाथ पकड़ना चाहता था। काफी ऑकवर्ड था, पर लिस्सू उसकी प्लाइट देख के रेजिस्ट नहीं कर पाई और जिन बस रो पड़ा, बिना ये समझे क्यों। फिर लिस्सू उसे अपने फ्रेंड के कैफे में काम करने ले गई। शुरुआत में जिन का बोलना थोड़ा अनयूजुअल था, कुछ रीजनल डायलेक्ट का मिमिक्री टाइप, लेकिन आखिरकार कैफे ओनर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब जिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि जीवन लिस्सू के साथ पूरा नहीं हो सकता, कम से कम अभी, और वो कैफे में ही अपना रूटीन बनाता है। मीनवाइल लिस्सू एनवायरमेंटल रिसर्च में बिजी थी और वो सोची कि अपना डॉग पीछे छोड़कर चलेगी, पर सरप्राइज ये था कि डॉग ने जिन के प्रति बहुत अफेक्शन दिखाया। और भी शॉकिंग बात, जैसे ही जिन ने डॉग को टच किया, मिस्टीरियस पावर्स एक्टिवेट हो गए और जिन ने महसूस किया कि लिस्सू की रिसर्च फैसिलिटी में कुछ अननोन क्रीचर है। इवन जिन के लिए भी ये क्रीचर मिस्टीरियस था। और गैस क्या, वो क्रीचर इंसानों से इंटेंस हेट्रेड फील कर रहा था। लिस्सू और उसकी टीम कुछ हाइड्रा ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे। हाइड्रा ऑर्गेनिजम्स वो क्रीचर्स हैं जो छोटे से हिस्से से पूरा रिजेनरेट कर सकते हैं, कैंसर जैसी ग्रोथ। और टीम एक प्रोटीन डेवलप कर रही थी जिससे वो रिजेनरेशन रोक सके। रिसेंटली फैसिलिटी में एक न्यू स्पीशीज आया, स्टीयर, सेम रिजेनरेटिव एबिलिटी, पर लोग इसे सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट समझ रहे थे। और जिन को जल्दी पता चला कि ये क्रीचर इतना डेंजरस है कि अगर एस्केप कर गया, ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूज थ्रेट है। अब अर्थ पर दो क्रीचर्स हैं सेम पर्पस के लिए, एक कैप्टिव, एक जिन की तरह मेमोरी लॉस। मीनवाइल जिन कैफे लाइफ में एडजस्ट कर रहा था। ओनर ने कहा बुक्स पढ़ो, कस्टमर्स रेयरली पढ़ते हैं, और जिन ने जल्दी ही सीख लिया कैसे सर्व करना है। और उसकी हैंडसम अपीयरेंस की वजह से कस्टमर्स रैपिड अट्रैक्ट हुए, रेवेन्यू बढ़ा। लिस्सू के फ्रेंड इम्प्रेस्ड हो गए। सेलिब्रेट करने के लिए लिस्सू ने दोनों को ड्रिंक्स पे इनवाइट किया। जिन ने बिटर बियर ट्राई किया, डिसलाइक किया, और क्यूरियोसिटी में उसने समझा कि लोग ड्रंक होकर अपनी ट्रू नेचर दिखाते हैं। और गेस व्हाट, जिन खुद भी ड्रंक हो गया। रास्ते में जिन ने फायरफ्लाइज देखे और ड्रंकन स्टेट में उसकी इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो गई और उसका बॉडी लाइट इमिट करने लगा, फायरफ्लाइज की तरह। लिस्सू को डर लग गया और वो बिना देखे भाग गई और गिर पड़ी एक रवीन में, लेकिन प्रेडेटर स्पीड वाली जिन ने उसे जल्दी रेस्क्यू कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग लिस्सू को इंट्रोड्यूस किया गया स्टीयर स्पीसीज से। फैसिलिटी में कुल 14 स्पेसिमेंस थे, 13 सेपरेट मदर ऑर्गेनिज्म के अलावा। एक्सपेरिमेंट में टीम लीडर ने मदर स्पेसिमेन पर एसिड डाला, स्टीयर मदर अनअफेक्टेड रही, पर बाकी 13 ने रिएक्ट किया। और कंफ्यूजन ये थी कि क्या ये 14 स्पेसिमेंस इंडिविजुअल एंटिटीज हैं या कनेक्टेड। रिसर्च टीम बैफल्ड थी। लिस्सू सुबह उठी और तुरंत टीम लीडर से जिन के केस के बारे में पूछ बैठी, और जो जवाब मिला, बस लिस्सू का बॉडी ही शिवरिंग कर दिया। टीम लीडर ने बोला अगर कोई जिन जैसा इंसान है तो वो इंसान नहीं हो, बस एक रिसर्च सब्जेक्ट होगा ह्यूमैनिटी के एडवांसमेंट के लिए। और तभी लिस्सू ने डिसाइड किया कि वो जिन से सीधे बात करेगी। कन्फ्रंटेशन शुरू हुई। जिन, जो हमेशा सिंसियर है, सीधे बोल दिया मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनूंगा अगर लिस्सू को पसंद नहीं। लिस्सू ने एक और सवाल थ्रो किया, अगर तुम कुछ भी बन सकते हो तो बाकी मेमोरीज के साथ तुम क्या करोगे। और गैस क्या, जिन ने अनकॉन्शियसली रिप्लाई किया, मैं ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जाऊंगा। लिस्सू शॉक्ड, लिटरली स्पीचलेस, और जिन बस फॉरगेट कर गया कि उसने ये रिप्लाई दिया था। कुछ सेकंड पहले उसने क्या कहा वो भी याद नहीं। लिस्सू को समझ ही नहीं आया। उसके सामने वाला इंसान कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल था, और ट्रूथ अनकवर करने के लिए लिस्सू ने जिन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब से तुम मेरे रिसर्च सब्जेक्ट होगे। और जिन बिना किसी हेजिटेशन के साइन कर दिया। उस रात जिन ने लिस्सू के एक्सपेरिमेंटेशन सहा। बहुत टायरसम नाइट, लेकिन वो साइलेंट रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग लिस्सू ने कैफे ओनर से कंसल्ट किया और जिन की बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट की। कॉलीग्स एनालिसिस, बस एक सिंपल यंग मैन है, कुछ अनयूजुअल नहीं। बट लिस्सू को पता था ये आदमी नॉर्मल ह्यूमन नहीं। और फिर वो लेबोरेटरी गई जिन का ब्लड वायल लेकर, पास्ट में स्टीयर स्पेसिमेंस के पास। और गेस क्या हुआ, इनिशियल स्पेसिमेन वायलेंटली रिएक्ट कर गया, स्टीयर एस्केप करने लगा, स्टाफ पैनिक में आए, टीम लीडर बिट हुआ स्टीयर द्वारा, और फिर इनएक्सप्लिकेबली स्टीयर डाई हो गया। मदर स्पेसिमेन डेड होने के बाद भी बाकी अनअफेक्टेड। पर टीम लीडर बाइट का असर उठाकर कन्वल्सिंग और अनकॉन्शियस हो गया। और जब लिस्सू ब्लड वायल के साथ एंटर हुई, स्टीयर ने सबकॉन्शियसली अटैक किया। लकीली जिन समय पर आया, टीम मास लीडर को अनकॉन्शियस किया और हॉस्पिटल ले गया। लिस्सू क्यूरियस थी, तुमने मेरी लोकेशन कैसे पता की। और जिन सच में नहीं जानता था, बस इतना पता था जहां लिस्सू काम करती है वहां बहुत डेंजर है। टीम लीडर हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस था, और कोवर्कर जिसे छोटी सी स्क्रैच लगी थी वो भी स्टीयर से प्रभावित हो गई थी। जिन की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उसने लिस्सू से कहा कि वो अपना वर्क प्लेस छोड़ दे, और लिस्सू ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सिर्फ जिन की वर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि उसके पहले रिसर्च रिजल्ट्स और बायोलॉजिकल डेटा के लिए भी था। एनालिसिस के अनुसार जिन एक्सटर्नली नॉर्मल था, पर उसकी परसेप्टिवनेस और इंस्टिंक्ट्स ह्यूमन से बहुत शार्पर थे। और लिस्सू ने डिसाइड किया ठीक है, उसके इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं। और लिस्सू ने नोटिस किया जिन दूसरों के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रखता है, और वो खुद नहीं समझ पा रही थी क्यों। इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे और ऑब्जर्व करना चाहिए। रिसर्च टीम हेड को भी अब रियलाइज हुआ कि उसकी कॉन्शियसनेस नॉर्मल नहीं थी, कभी आई कभी चली गई अनप्रिडिक्टेबली। डॉक्टर्स बोले नथिंग रॉन्ग। पर लूसिड मोमेंट्स में
वो महसूस कर रहा था कि कुछ अनयूजुअल चल रहा है और जिन के लिए अब लेबोरेटरी का रिटर्न अनअवॉइडेबल था। पता लगाना था कि स्टीर क्या है और क्यों ये डेंजरस है। लेबोरेटरी में इंजर्ड रिसर्चर पर मॉस्किटो बाइट हुआ और ये ओमेन था कि कुछ हॉरिबल ह्यूमैनिटी तक स्प्रेड होने वाला था। ली सू ने जिन से कहा, तुम्हारे एटीट्यूड और वर्ड्स की वजह से तुम ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन तक ले जा सकते हो। और वो श्योर थी कि जिन ने पास्ट में कुछ एनकाउंटर किया था मेमोरी लूज होने से पहले, और जिन चिल था। ही डिडंट केयर मच, बस ऑब्जर्व करता रहा और स्लोली अपना नेक्स्ट मूव प्लान करता रहा। तो गाइस, स्टोरी अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। लिस्सू ने नोटिस किया कि जिन दूसरों के लिए भी कुछ स्पेशल अफेक्शन दिखा रहा है, और गेस क्या, जिन खुद नहीं जानता क्यों। पार लिस्सू के लिए ये क्लियर था, जिन उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। जिन ने अपनी एबिलिटीज दिखाई और लिस्सू को पता चला कि सिर्फ मरीन क्रीचर्स ही नहीं, पूरा ओशन उसकी विल से मूव कर रहा था। और इससे भी क्रेजी बात यह कि जिन अर्थ और विंड को भी कंट्रोल कर सकता था। लिस्सू इनिशियली डर गई, पर जिन ने कहा, चिल, सब ठीक है, नेचर हमेशा तुम्हारे साइड में है, बस उसे फील करो, डरना बंद कर दो। और लिस्सू ने जब रिलैक्स किया और नेचर में इमर्स हुई तो डर नहीं आया, इंस्टेड एक्साइटमेंट फील किया। जिन ने उसे एक नया वर्ल्ड दिखाया और लिस्सू ने रियलाइज किया कि भले ही जिन एक टिकिंग बॉम्ब हो, पर उसका रोल अब सिर्फ प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है। और गैस क्या, जिन भी खुश था। इवन अगर उसकी मेमोरीज वापस आ जाएं, उसको वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने का कोई रीजन नहीं था, क्योंकि वो लिस्सू जैसी पर्सन के लिए फाइट कर रहा था। मीनवाइल हेड ऑफ रिसर्च टीम हॉस्पिटल में था। स्टीयर अब उसके नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो रहा था और धीरे धीरे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और जो मैसेज हेड रिसीव्ड कर रहा था वो था अनाइलेशन ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। और फिर जिन ने इंस्टिंक्ट से पता लगा लिया कि लिस्सू डेंजर में है और स्टीयर ने इन्फेक्टेड लोग भेजे अटैक करने के लिए। पर जिन बिलियन सालों के इंस्टिंक्ट्स वाले जिन के लिए ये बस चाइल्ड्स प्ले था। जिन ने फिजिकल इम्पैक्ट से स्टीयर को नॉकआउट कर दिया और जिस ह्यूमन बॉडी में स्टीयर कंट्रोल कर रहा था उसे आसमान में फेंक दिया और खाली जमीन में गिरा दिया। पर स्टीयर अभी भी इनसाइड था और जिन ने उसे और हिट्स दिए, पर इंजरीज जल्दी हील हो गए। स्टीयर ने सेल्स इन्वेड करने की कोशिश की, फेल। और फिर स्टीयर ने कई इन्फेक्टेड क्रीचर्स अटैक करने भेजे, पर जिन के लिए थोड़ा इम्पल्स ही काफी था। क्रीचर्स कलैप्स हो गए, स्टीयर फिर से स्काई में फेंका गया और नॉर्मल पंच से ह्यूमन बॉडी में ह्यूज होल टेयर हुआ। स्टीयर फाइनली रियलाइज कर गया कि मॉन्स्टर जिन से लड़ना इम्पॉसिबल है, पर उसकी ब्रेन स्टिल समझ रही थी जिन की वीकनेस, उसका मेमोरी लैकिंग वर्जन। और स्टीयर ने क्रोज समन किए, पर इस बार क्रोज ने जिन अटैक नहीं किया। इंस्टेड स्टीयर ने मेन बॉडी ट्रांसफर किया एक क्रो में और हेड ऑफ रिसर्च टीम गास्पिंग रह गया। जिन बस लिस्सू की सेफ्टी की टेंशन में था और उसी मोमेंट कैफे में लिस्सू ऑलमोस्ट अटैक हुई। जिन ने इलेक्ट्रिसिटी येल एबिलिटी यूज करके सब इन्फेक्टेड पीपल ब्लॉक कर दिए और लिस्सू को पिगी बैक करके सेफ जंप किया। सीन कैप्चर्ड हो गया लाइव स्ट्रीम में, साउथ कोरिया तक में सब देख रहे थे। और एक सिटीजन ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया जिन को और बोला, मॉन्स्टर, क्योंकि उसके फादर ने डिकेड्स पहले जिन इन्वेस्टिगेट किया था और मर गया। और फिर सीन में जिन ने क्रो को डिस्ट्रॉय किया और लिस्सू को सेव किया। पर लिस्सू एंग्री हो गई जिन की इंडिफरेंस देखकर और उसने खुद इन्वेस्टिगेट करने की ठानी। पर नॉर्मल ह्यूमन होने के नाते लिस्सू डोर के पास ऑलमोस्ट अटैक हो गई। जिन ने इंस्टिंक्ट से सेव किया और उसकी प्रायोरिटी अब सिर्फ लिस्सू को प्रोटेक्ट करना। स्टीयर अब भी कंट्रोल स्प्रेड कर रहा था और जिन ने डिब्री थ्रो करके टेम्पररी कनेक्शन डिसरप्ट किया। पर स्टीयर जल्दी रिकवर कर गया। जिन ने लिस्सू को परसुएड किया कि वो फिर से उसके साथ रहे और प्रॉमिस किया नो रेकलेस एक्शन। और लिस्सू ने एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने जंप किया ग्राउंड पर। सीन कैप्चर हो गया, वायरल हो गया और विटनेस ने देखा जिन की ओवरपावर्ड एबिलिटीज। और लिस्सू फाइनली समझी कि इन्फेक्टेड होने के कारण जिन ने उसके प्रोटेक्शन के लिए एक्सट्रीम स्टेप लिया। बॉस को भी मारना पड़ा और लिस्सू को जिन की ह्यूमैनिटी समझ में नहीं है। पर जिन की प्रायोरिटी क्लियर थी, प्रोटेक्ट द पर्सन ही चेरिशेस। मीनवाइल वर्ल्ड वाइड लोगों में स्ट्रेंज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स फैलने लगे। गवर्नमेंट इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था और पता चला आउटब्रेक लिस्सू की रिसर्च फैसिलिटी से आया और कल्प्रिट था स्टीयर। रिसर्च टीम लीडर की फोल्डर ने सब क्लियर कर दिया, स्टीयर की एबिलिटी, कंट्रोल मैकेनिज्म और वीकनेस। और फाइनली ह्यूमैनिटी को बचाने का तरीका रिवील्ड, स्टीयर का होस्ट बॉडी डिस्ट्रॉय करना। जैसे ही स्टीयर के सारे गंदे सीक्रेट्स बाहर आए, जिन और लिस्सू बिना कुछ सोचे सीधे जेन के साथ वापस लैब की तरफ भागते हैं। इनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर से सरकार इनकी पूरा शिकार मोड में आ चुकी है। जैसे ही ये लोग लैब के गेट तक पहुंचते हैं, बाहर खड़ी होती है स्टेट मिलिट्री। पूरा माहौल ऐसा जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। अगले ही सेकंड इन दोनों की फोटो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्कुलेट हो जाती है। टैग लगा दिया जाता है मोस्ट डेंजरस इंडिविजुअल्स, मतलब भाई बिना सुने बिना समझे सीधा दुश्मन घोषित। अब डिसीजन आता है, जिन और लिस्सू दोनों को अरेस्ट करो। और यहीं से जिन का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। जब बिना कसूर बिना प्रूफ दोनों को हथकड़ी डालकर पकड़ लिया जाता है तो मिलिट्री सोचती है अगर रेजिस्ट किया तो फोर्स यूज करेंगे, मतलब सीधा दादागिरी। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि बस एक चिंगारी और पूरा नरक टूट पड़ता। लेकिन तभी लिस्सू इंटरवीन करती है और यहाँ जिन पूरा सिम्प मोड ऑन, जो लिस्सू बोलती है वही करता है। नतीजा
दोनों गिरफ्तार और अलग अलग कर दिए जाते हैं। लीसू को शक के नाम पर इन्फेक्टेड बताकर गवर्नमेंट लैब भेज दिया जाता है टेस्ट के लिए, और दूसरी तरफ जिन हथकड़ी में जकड़ा हुआ सीधा पहुंचता है डिफेंस मिनिस्ट्री के बॉस किम सेओदोंग के सामने। कन्वर्सेशन शुरू होते ही किम सेओदोंग जिन को उसके बाप की याद दिलाने की कोशिश करती है, एक फॉर्मर डिटेक्टिव जो किसी रहस्यमयी एंटिटी की जांच करते हुए गायब हो गया था। लेकिन जिन के दिमाग में ब्लैंक, कुछ याद नहीं। उसके लिए बस एक ही सवाल इंपॉर्टेंट था, लीसू को कहाँ ले गए। जैसे ही किम सेओदोंग बात को पलटने वाली होती है, तभी एक मैसेंजर घुसता है। लीसू का टेस्ट पॉजिटिव आया है और किम सेओदोंग उसी मौके को पकड़कर जिन को समझाने लगती है कि उसका डर सही है। फिर वो एक और बम फोड़ती है। सरकार को वायरस से निपटने का तरीका मिल गया है, और वो तरीका है इन्फेक्टेड लोगों को आइडेंटिफाई करके मार देना। बस यहीं जिन को लग जाता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो गुस्से में रिस्ट्रेंट्स तोड़ देता है। ये सब बकवास बंद करो, सीधा सवाल दागता है। किम सेओदोंग ठंडे दिमाग से बोलती है, दुनिया को बचाने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन जिन के लिए पूरी दुनिया सिर्फ एक लड़की थी, लीसू। वो सीधा बुलेट प्रूफ ग्लास पर घूंसा मारता है। 1 2 3, थोड़ा और जोर और शीशा टूट जाता। लेकिन किम सेओदोंग बिल्कुल काम। वो अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकालती है, उसके पिता की डायरी से। फोटो देखते ही जिन के हाथ कांप जाते हैं। चेहरा, हाथ, सब कुछ उसकी माँ से मैच करता है। और तभी मेमोरीज फ्लड हो जाती हैं। जन्म का दिन, माँ की गोद, पहला आई लव यू मॉम, खुशियों के पल, और फिर जिंदगी की सबसे अंधेरी रात। इमोशन का ऐसा तूफान आता है कि जिन फूट फूट कर रोने लगता है, और यहीं से ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन ऑफिशियली वापस आ जाता है। दूसरी तरफ किम सेओदोंग प्रेसिडेंट को पिटिशन भेजती है, स्टीयर के खतरे को लेकर। उसकी स्पीड, उसका कंट्रोल और ह्यूमैनिटी के लिए उसका एंड गेम। सोल्यूशन, लीसू को मार दो। प्रेसिडेंट हेजिटेट करता है, एक इंसान को मारना, लेकिन फिर वही पुरानी गंदी सोच, मिनोरिटी को सैक्रिफाइस करके मेजोरिटी को बचाना। और आखिरकार अप्रूवल मिल जाता है। लिसू को अभी तक कुछ नहीं पता। वो लैब में अकेली बेखबर खड़ी है, और जिन मेमोरीज वापस आते ही वो कुछ और ही बन चुका है। एटीट्यूड बदल चुका है। आंखों में इंसान नहीं, तूफान है। उसे अब सब याद है, अपनी माँ की मौत, और अब जो होने वाला है वो सिर्फ बदला नहीं, कयामत है। जिनके लिए अब किसी डिटेक्टिव को मारना कोई क्राइम नहीं था। उसके लिए वो बस रिवेंज था, और वो भी बहुत हल्का सा। ये सुनते ही एसईओ योंग तंज कसते हुए बोलती है, तुझे अपने बाप का चेहरा भी याद नहीं होगा। अब तो तुझे सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की पड़ी है। लेकिन जिन को उसकी बकवास से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो फोटो। जिन सीधा धमकी देता है, अगर वो फोटो अभी के अभी दे दी तो मैं तुझे यहीं खड़ा खड़ा नहीं मारूंगा। चारों तरफ गन्स तनी हुई थी, लेकिन जिन के चेहरे पर डर जीरो। एसईओ योंग अकड़ में पूछती है, और अगर मैंने नहीं दी तो? अगले ही पल जिन एक घूंसे में दीवार फाड़ देता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे जैसे दीवारें नहीं कार्डबोर्ड हों। और तभी एसईओ योंग की हवा टाइट। अब उसे समझ आ जाता है, यहाँ ज्यादा होशियारी दिखाई तो लाश भी नहीं बचेगी। बिना ज्यादा ड्रामा किए वो खुद फोटो जिन को सौंप दे देती है। जिन फोटो पकड़ता है, मुड़ता है और जाने लगता है। पीछे से एसईओ योंग सोचती है, शायद ये लिस्सू को बचाने जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जिन अब वही इंसान नहीं रहा। अब उसके लिए किसी की मौत कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही तय कर चुका था, इंसानों को इस धरती से मिटा देना है। वो आराम से बाहर निकल जाता है, पीछे सिर्फ चीखें, खून और सन्नाटा छोड़कर। कई लोग मर चुके थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं मौत के सामने खड़े होने। एसईओ योंग के कमरे से आवाजें सुनकर उसका सबॉर्डिनेट भागता हुआ आता है। शरीर पर एक खरोंच नहीं, लेकिन जिन की पावर अपनी आंखों से देखकर एसईओ योंग कांप रही थी। वो तुरंत ऑर्डर देती है, नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट, मैक्सिमम लेवल। और उधर लीसू को एग्जीक्यूशन की खबर सुना दी जाती है। वजह एक्सप्लेन की जाती है, ह्यूमैनिटी के ग्रेटर गुड के लिए। सुनकर लीसू सुन्न, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेती है। उसे बताया जाता है, तुम्हारी मौत पेनलेस होगी, बस एक मीठी नींद। लेकिन लीसू के अंदर कुछ और भी था, स्टीयर। और स्टीयर को मरना पसंद नहीं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक करता है। वो रिसर्चर को कंट्रोल करके भागने का रास्ता ढूंढने लगती है, डर में भी दिमाग ठंडा रखती है। ये उसकी ताकत थी। दूसरी तरफ डोनल पूरी रात जिन को ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ढूंढ लेती है। वो लीसू को लेकर परेशान है, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। लेकिन सामने जो सीन था, टैंक, गन, सोल्जर, डोनल कंफ्यूज्ड। लगभग गोली लग ही जाती है, लेकिन लकी ऑथर का बेटा साथ होता है और मामला संभल जाता है। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। डोनल पैनिक में चली जाती है, धरती छोड़ने जैसा डर। वो बस रो सकती है जिन के पास। और जिन, वो इंसानों को खत्म करना चाहता है, लेकिन डोनल के साथ बिताए पल और खासकर लीसू के साथ मोमेंट्स उसके अंदर कुछ तोड़ देते हैं। रिमॉर्स, गुस्सा, कंफ्यूजन। और वही जिन मिलिट्री के सामने खड़ा हो जाता है। टैंक फायर करते हैं, गोलियां बरसती हैं, लेकिन जिन के बाल तक को नुकसान नहीं। वो डोनल को बचाए खड़ा रहता है, जैसे मौत खुद उसका बॉडीगार्ड हो। वो मानता है लीसू उसकी माँ जैसी नहीं है, फिर भी वो उसे बचाना चाहता है। पैनिक में मिलिट्री कांप रही है, और जिन डोनल से पूछता है, मेरे साथ लीसू से मिलना है। डोनल का गला सूख चुका है, वो जवाब नहीं दे पाती, सिर्फ कांपती है। तो जिन खुद समझाता है, देश के नेता हमें मारना चाहते हैं बाकियों को बचाने के लिए। वो पूछता है, क्या ये सही है? डोनल रो रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस डर रही है। और तभी कमांडर चिल्लाता है, सेकंड राउंड ऑफ फायर। लेकिन गोली चलने से पहले ही सब रुक जाता है। जिन कमांडर का सिर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। बाकी सबकी चीख निकल जाती है। जिन के लिए
छोटों को कुर्बान करके बड़ों को बचाना एक मजाक है। कुर्बानी चॉइस होनी चाहिए, किसी का ऑर्डर नहीं, क्योंकि ताकतवर ही फैसला करता है। और इस बार जिन तय करेगा ह्यूमैनिटी का फ्यूचर। एक हल्की सी हवा चलती है और अगले ही पल सब कुछ साफ, कंप्लीट वाइप आउट। डोनाल्ड ऊपर से ये सब देखती है, डर से जमी हुई। न्यूज रिपोर्टर्स आसमान से बैटलफील्ड की हॉरर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने एलीट फोर्सेस भेजी थी जो डेंजरस इंडिविजुअल्स को हैंडल करती हैं, लेकिन उनके सामने खड़ा था जिन। और अब ये लड़ाई नहीं है, ये एंड गेम है। लेकिन भाई अगला सीन तो सीधा नाइटमेयर है। एक पल भी नहीं लगता और सामने खड़ी पूरी की पूरी फोर्स साफ हो जाती है जैसे थी ही नहीं। रिपोर्टर्स की हालत खराब, कैमरा हाथ में है लेकिन दिमाग फ्रीज। उनके मन में बस एक ही सवाल, ये जिन है या कोई राक्षस। हालांकि लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। मिलिट्री ऐसे आ रही है जैसे आग की तरफ पतंगे, मरने का इन्विटेशन खुद ले रहे हैं। और इसी केओस के बीच जिन सोचने लगता है। वो इंसानों की भाषा सीख चुका है, उनका लॉजिक, उनका माइंडसेट, उनकी दुनिया सब समझ चुका है। और उसे एक बात साफ दिखती है, इंसान खुद को हर चीज का मापदंड समझते हैं, लेकिन क्या सच में धरती पर जितनी भी जिंदगियां हैं सब इंसानों के हाथों मरती हैं? कभी खाने के लिए, कभी सजावट के लिए, कभी सिर्फ मस्ती के लिए। जिन ने एग्जिस्टेंस के हर फेज को जिया है, सब कुछ देखा है। इंसान बन जाने के बाद भी उसे ह्यूमैनिटी की ये घमंडी बकचोदी बर्दाश्त नहीं हो। खासकर वो ओवर एक्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स जो मुंह चला रहे हैं जैसे खुद भगवान हो। अब जिन का पेशेंस खत्म, इन मच्छरों से छुटकारा चाहिए। वो एक पत्थर उठाता है और कैजुअली फेंक देता है। बूम, हेलीकॉप्टर हवा में ही फट जाता है। लेकिन तभी जिन की नजर जाती है, वो हेलीकॉप्टर सीधा डोनल की तरफ गिर रहा है। और बस यहीं जिन की कोल्डनेस टूट जाती है। एक सेकंड पहले जो इंडिफरेंट था, अगले ही पल डोनल के सामने खड़ा है। वो खुशी से बचा लेता है, क्योंकि इंसान बनकर उसने सिर्फ नफरत नहीं सीखी, दया भी सीखी है। पूरा बैटलफील्ड बिखरा पड़ा है और जिन का दिमाग भी अंदर भी उतनी ही उथल पुथल है। फिर भी वो जानता है जिस रास्ते को चुना है उसी पर चलेगा। लेकिन डोनल को डर के मारे रोते देख उसे एक बात समझ आ जाती है, अब वो अपने चाहने वालों को इग्नोर नहीं कर सकता। तो जिन फैसला बदलता है, अब सब कुछ खत्म नहीं करेगा। वो पीछे हटेगा, दुनिया से मुंह मोड़ लेगा, लेकिन एक चीज करेगा, लीसू को गवर्नमेंट की बकवास से बचाएगा। और बात करते हैं लीसू की। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बाद वो गवर्नमेंट लैब से आसानी से भाग निकलती है। स्टीयर कुछ लोगों को कंट्रोल करके पूरा सीन बिगाड़ देता है। सिक्योरिटी वालों की हालत टाइट, प्लान ए फेल, तो वो जाते हैं प्लान बी पर, सीधा लीसू को खत्म करना। कन्फ्रंटेशन होता है। लीसू को पूरा नहीं पता कि स्टीयर उसके शरीर से लोगों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो देखती है बेगुनाह लोग खुद को गोलियों के सामने फेंक रहे हैं। और लीसू एक इंसान होने के नाते ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। स्टीयर को रोकने के लिए वो जमीन पर अपना सिर जोर से मारती है। कंट्रोल टूटता है और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, स्टीयर। वो लीसू से कहता है, ध्यान से देख, तेरे सामने खड़े लोग तुझे मारना चाहते हैं और मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। स्टीयर समझा रहा है, हम सिम्बायोटिक हैं, तेरा और मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, फिर तू मुझे क्यों रोक रही है? लेकिन लिसू को इस पैरासाइट की फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके लिए स्टीयर बस एक चिपकू कीड़ा है। वो फिर से सिर मारती है, चुप हो जा साले। लेकिन तभी वो रुक जाती है। उसे एक बेहतर रास्ता दिखता है, सामने पड़ी बंदूक। इंस्पेक्टर के शब्द याद आते हैं और लिस्सू समझ जाती है अब उसे चॉइस लेनी हो, खुद को सैक्रिफाइस करके पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना। स्टीयर तड़पने लगता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिस्सू का फैसला पक्का। वो बंदूक उठाती है खुद की तरफ और तभी जिन आ जाता है। एक सेकंड भी देर नहीं, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लीसू जैसे ही जिन को देखती है, उसके सारे बांध टूट जाते हैं। आंखों से, नाक से आंसू बहने लगते हैं। वो बच्ची की तरह रोती है और जिन बस उसे पकड़कर खड़ा रहता है, क्योंकि इस पागल खूनी दुनिया में ये एक पल अब भी इंसान होने का सबूत है। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट ज्यादा देर टिकता नहीं। अचानक एसईओ योंग का सबॉर्डिनेट बीच में टपक पड़ता है, पूरी वाइब की ऐसी तैसी कर देता है। उस बेवकूफ को लगता है कि स्टीयर लिसू को कंट्रोल कर रहा है और उसका सुसाइड का डिसीजन परफेक्ट। मतलब भाई दिमाग घुटनों में था क्या? वो जिन की इंटेंशन समझ ही नहीं पाया। जिन के लिए ये मैनिपुलेशन वगैरह है, एक मजाक था। असल में इसी घटिया सोच की वजह से लिसू खुद को खत्म करने जा रही थी, ताकि जिन पूरी तरह जाग जाए। जिन गुस्से में लिसू के बाल पकड़ता है और बोलता है, तेरा होना किसी के लिए खतरा नहीं, ना जंगल के जानवरों के लिए, ना समुंदर की मछलियों के लिए, ना आसमान के परिंदों के लिए। उसके लिए दुनिया में सिर्फ इंसान है और खतरा लिसू नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी है। अगर सब मर जाएं तो भी ठीक है, लीसू को ये बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सबॉर्डिनेट बिना सोचे समझे गन उठा लेता है, डबल किल का प्लान। लेकिन अगले ही पल उसका सिर शरीर से अलग, सीधा गेम ओवर। जिन शांति से लिसू से कहता है, मैं तुझे बचाऊंगा, तू जिंदा रहेगी। और सच में उसे बचाने के लिए जिन जिस तरह मार रहा था, वो पावर डरावनी होने के बावजूद खूबसूरत लग रही। कैजुअलिटीज तेजी से बढ़ते जा रहे थे। पीसकीपर्स बस कैनन फॉडर, सीधे मौत की लाइन में दौड़ते हुए। ये सब लिसू नहीं चाहती थी। वो चीखती है, जिन प्लीज रोक दे। लेकिन जिन बस करीब 2 सेकंड रुकता है, फिर वही कोल्ड मो। और अगले ही पल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का सिर लीसू के सामने जमीन पर गिरता है। उस पल वो मासूम दयालु जिन पूरी तरह गायब था। अब सामने खड़ा था कोई ऐसा इंसान जो लीसू को खतरा देने वाले किसी को भी मिटा सकता था। जिनके लिए ये सेल्फ डिफेंस था, लेकिन लीसू के लिए ये बहुत भारी था। वो सोचने लगती है,
ये मेरे सामने कौन खड़ा है। भले ही वो खुद को जिन कह रहा हो, लेकिन लीसू जानती थी ये वो दोस्त नहीं है जिसे वो जानती थी। जिन खुद मान लेता है, अगर पुराने नरम जिन से कंपेयर करें तो वो इंसान सिर्फ एक खाली खोल था। असली जिन वो है जो अब भी उसके सामने खड़ा है। दुनिया तबाही के कगार पर हो, फिर भी जिन एक बात पर अड़ा है, अपनी दोस्त को बचाना। मिलिट्री फोर्सेस पास आती जा रही हैं। जिन लीसू को वहां से ले जाना चाहता है, लेकिन लीसू मना कर देती है। वो सामने खड़े होकर बोलती है, मैं यहीं मरना चाहती हूँ। उसके हिसाब से स्टीयर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और सुसाइड ही सही रास्ता है। जिन का डिमीनर अचानक बदल जाता है। एक पल को वो सोचता है लीसू के सारे हाथ पैर काट दूं ताकि जल्दी सब खत्म हो, लेकिन फिर वो रुक जाता है। उसे डर लगता है कि उसे दर्द होगा, और यही हेजिटेशन लीसू को हिला देता है। उसे समझ आता है जिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब जिन उससे पूछता है क्या तू सच में मरना चाहती है, तो लीसू का दिल डगमगाने लगता है। तभी जिन अपना सच बताता है। वो अरबों साल जी चुका है, अनगिनत जिंदगियां, लेकिन कभी खुद को खत्म करने का ख्याल तक नहीं आया। हर जीव जीना चाहता है, और लीसू भी। वो खुद से झूठ बोल रही थी, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में रोता है। लीसू भी जीना चाहती थी। उसे जिन की माँ के आखिरी शब्द समझ में आने लगते हैं, हालात जैसे भी हों, जिंदा रहना। अब लीसू को भी एहसास होता है वो सेल्फी सही, लेकिन जीना चाहती है, और वही उसका सच्चा एहसास था। कल तक जिन की जिंदगी नॉर्मल थी, आज उसके हाथ खून से भरे हैं। कल तक लिसू एक आम लड़की थी, आज वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। लेकिन अब दोनों क्लियर हैं, अनसर्टन नहीं। उन्होंने अपना अगला पेथ चुन लिया है। साथ दोनों तुरंत मरे हुए डिपार्टमेंट हेड के रिसर्च रूम पहुंचते हैं। स्टीयर का डेटा ढूंढ, लेकिन किस्मत खराब, सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट उठा चुकी थी। स्टीयर की एबिलिटीज से लीसू को पता चलता है करीब 129 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें मारने। मिलिट्री कैजुअलिटीज पहले ही 2000 से ऊपर। रूफटॉप पर टारगेट दिखते ही सोल्जर्स डिसाइड करते हैं अब पूरा फोकस इन्हें खत्म करने पर। जिन लीसू से बोलता है, आंखें बंद कर लो। वो अकेला आगे बढ़ता है। लिसू के दिल में बस एक ही चीज, माफी। क्योंकि जब वो आंखें खोलती हैं, डेथ टोल 1000 से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब उनका रास्ता तय है, खून के समुंदर से होकर। मुश्किल चाहे जितनी हो, जिन और लीसू पीछे नहीं हट सकते। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट में SEO योंग प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंच चुकी है अगली चाल चलने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है सीधे सत्ता के दिल में। मुद्दा एक ही, जिन और लीसू को मिटाने के लिए मिसाइल्स चलाने की परमिशन। SEO योंग पूरी ठंडी आवाज में प्रेसिडेंट को समझाने लगती है, ये दुश्मन नॉर्मल नहीं है, ये देश का दुश्मन है। मिसाइल्स के बिना काम नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट हिचकता है। वो बोलता है, मिलिट्री अभी भी फील्ड में है, मिसाइल्स चलेंगी तो सिविलियंस भी मरेंगे। और यहीं प्रेसिडेंट सबसे बड़ी गलती कर देता है, क्योंकि SEO योंग यहाँ इजाजत लेने नहीं आई। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेगा तो वो उसे मार देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले लीसू की एग्जीक्यूशन डिमांड की थी। फिर वही पुराना बहाना, सबको बचाने के लिए। और अगले ही पल धड़ाम, प्रेसिडेंट का तख्ता पलट, सीधा सिर में गोली। जब बॉडीगार्ड्स को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कू पहले से प्लान्ड था। आज जो भी सच जानता था उसे सूरज दोबारा नहीं देखना। प्रेसिडेंट के 2 बॉडीगार्ड्स बाहर से ही मार दिए जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को अंदर लाया जाता है। प्रेसिडेंट की लाश देखकर उसका दिमाग सुन्न। उसके मुंह से निकलता है, क्या तुम पागल हो? तुमने देश के हेड को गोली मार दी। SEO योंग बिना पलक झपकाए बोलती है, प्रेसिडेंट स्टीर से इन्फेक्टेड था, देश को बचाने के लिए मारना पड़ा। इतनी घटिया झूठ। चीफ सेक्रेटरी समझ जाता है ये कहानी जनता नहीं मानेगी, लेकिन SEO योंग को फर्क ही नहीं पड़ता। वो बेशर्मी से बोलती है, व्हाइट हाउस हो या PM ऑफिस, स्टीयर कहीं भी फैल सकता है। प्रेसिडेंट का घर कोई मंदिर नहीं। चीफ सेक्रेटरी गुस्सा दबाकर पूछता है, तो अब क्या मिलिट्री फोर्स से देश चलाओगी? ये कोई पुराना जमाना नहीं है। SEO योंग ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, किसी भी जमाने में हजारों सोल्जर्स मारने वाले मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ना बेवकूफ़ी है। वो ह्यूमन राइट्स की बातें सुन सुनकर पक चुकी थी। उसके लिए ह्यूमन राइट्स सिर्फ पीस टाइम की लग्जरी थे। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी सब आउटडेटेड बुलशिट। ये सुनते ही चीफ सेक्रेटरी फट पड़ता है। देश ने शांति के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं और तुम डिक्टेटरशिप बनाना चाहती हो। उसकी नजर में ये औरत पागल थी, और सच भी यही था। SEO योंग वुमेन जो प्योरिटी की इज्जत करती है, लेकिन विरोध करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती। अगले ही पल चीफ सेक्रेटरी को भी स्टीयर इन्फेक्टेड बताकर सीधा गोली मार दी जाती है। कुप कंप्लीट। SEO योंग जीत चुकी थी, लेकिन तभी खबर आती है जिन और लीसू भाग चुके हैं। ये सुनते ही SEO योंग का पारा 7वें आसमान पर। वो प्रेसिडेंट की लाश पर ही गोलियां बरसा देती है। सबॉर्डिनेट्स पसीने में भीग जाते हैं। जब गुस्सा निकल जाता है तब SEO योंग शांत होकर ऑर्डर देती है, सब साफ करो। एक तरफ ग्रीन नेटवर्क के जरिए इमरजेंसी पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाता है ताकि लीगली देश पर कब्जा हो जाए। दूसरी तरफ मिलिट्री को आदेश, स्टीयर इन्फेक्टेड एरियाज में पॉलिटिकल फिगर्स की जांच, कंट्रोल चाहिए, पूरा कंट्रोल। और अब बारी आती है जिन और लीसू की। सैटेलाइट हो या सेना, किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना है।
ओ योंग प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठती है। ये वही सीट थी जिसके लिए वो बरसों से खेल खेल रही थी। उसे पता है उसके दिमाग में एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन वो खुश है क्योंकि मरने से पहले वो जिन को मारना चाहती है। इतिहास में नेशनल हीरो बनकर मरना, सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। और यहीं से जिन की जिंदगी में एक नया दुश्मन पैदा होता है। कोई आम दुश्मन नहीं, इटर्नल नेमेसिस, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दुश्मनी। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, वजूद की है। तो सीन कुछ ऐसा है भाई, अब दुनिया का नया विलन कौन है? गियन या फिर जियान खुद? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना क्लियर है कि इस टाइम पूरी दुनिया की नजर उसी पर टिकी हुई है। इधर जियान और लीसू शहर से बहुत दूर बारिश से बचने के लिए एक गुफा में छुपे बैठे हैं। बारिश हो रही है, माहौल ठंडा है और लीसू का पेट भाड़ में गया है, भूख से चिल्ला रहा है। जान सोचता है चल कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। लीसू अचानक कुछ अजीब सी हरकत करती है। वो सीधा गन निकालती है और जान की तरफ तान देती है। अब जान जानता था अगर वो 2 मीठे शब्द भी बोल देना तो लीसू ट्रिगर नहीं दबा पाएगी। और सच भी वही था, क्योंकि वो गन जियान के लिए नहीं, वो गन थी लीसू खुद के लिए। पूरे एस्केप के दौरान जियान ने बिना पलक झपकाए न जाने कितनों को मार दिया था। और अब लिसू की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो जीना तो चाहती थी, लेकिन मरने से पहले जानना चाहती थी जान असल में है क्या, उसने क्या क्या किया है और वो इंसानों से इतनी नफरत क्यों करता है। फिर जान बोलता है धीरे ठंडे दिमाग से, मैं इंसानों से इसीलिए नफरत नहीं करता क्योंकि वो बुरे हैं, मैं इसीलिए नफरत करता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा जीते हुए देखा है। और फिर उसकी कहानी शुरू होती है। उसने अलग अलग जिंदगियां जी। कभी वो इंसानों को भगवान समझता था, कभी उनकी पूजा करता था, लेकिन हर एक बार बिट्रेयल, पीठ में छुरा और अंत में अकेलापन। उसने देखा कि इंसान ही नहीं, धरती की आधी स्पीसीज किसी न किसी मेंटल बीमारी से ग्रसित है और इंसान तो उस बीमारी का फाइनल बॉस है। अब जियान कहता है लिसू तू खुद डिसाइड कर, मैं गलत हूं या ये दुनिया। लेकिन लिसू सब सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि कहानी इतनी फक्ड अप थी कि सही गलत की लाइन ही गायब हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलता है, लिसू सो रही होती है और तभी स्टीयर उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। स्टीयर दोनों को अंदर से ऑब्जर्व कर चुका था और उसने समझ लिया था लीसू बराबर इंश्योरेंस पॉलिसी। जब तक लीसू जिंदा है जियान स्टीयर को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन स्टीयर कोई मरने वाला किस्म का क्रीचर नहीं था। वो खड़ा होकर मौत एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं। स्टीयर प्रपोज करता है चल जियान डील करते हैं, हम दोनों मिलकर पूरी ह्यूमैनिटी को साफ कर देते हैं और काम हो जाने के बाद मैं लीसू की बॉडी छोड़ दूंगा। जान तुरंत पलटता है झूठ बोल रहा है तू। स्टीयर चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगा जान ने उसे रीड कर लिया, लेकिन असल में जान बस टेस्ट कर रहा था। अब थोड़ी सी सिंप एनर्जी एक्टिवेट होती है। लीसू का नाम सुनते ही जान की लॉजिक थोड़ी हिल जाती है। वो पूछता है तू भी इंसानों की तरह मुझे यूज करके बिट्रे करेगा? स्टीयर पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है नहीं। जान को फर्क भी नहीं पड़ता कि वो सच है या झूठ। उसका लॉजिक सिंपल है, जब दोनों को ह्यूमैनिटी खत्म करनी है तो रेजिस्टेंस किस बात की? अब फैसला जान के हाथ में था, पूरी ह्यूमैनिटी का फेट। लीसू के हिसाब से किसी को मारना गलत है, बिल्कुल साफ बात, लेकिन जान ने वो जिंदगी भी जी है जहां वो अपने मालिक के लिए जान देने वाला एक प्यारा सा कुत्ता था। उसने वो जिंदगी भी जी है जहां उसे इतना मोटा कर दिया गया कि उड़ भी नहीं सका और फिर काट दिया गया। उसने दर्द देखा है, मौत देखी है, खून देखा है। जान सोचता है अगर वही सब इंसानों के साथ हो तो क्या वो सह पाएंगे? लेकिन लीसू याद दिलाती है दोनाल और उसका बेटा, उनकी बूढ़ी माँ और वो लोग जो जियान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। जिन लोगों को जियान ने मारा वो भी किसी के लिए पूरी दुनिया। लीसू उसे दोष नहीं देती, लेकिन आंख बंद भी नहीं कर सकती। वो कहती है चल कहीं और चलें, ऐसी जगह जहां कोई हमें ढूंढ न सके। वहां तू किसी को मारेगा नहीं और हम शांति से जिएंगे। भाई ये लाइन सुनकर जियान को ऐसा लगा जैसे किसी नॉवल में शादी का प्रपोजल पढ़ लिया हो। जब लीसू कंफर्म करती है कि वो सीरियस है, जान शर्मा जाता है, मुंह घुमा लेता है, लेकिन हाँ कह देता है। रात को वो एक फ्यूचर इमेजिन करता है, सिर्फ वो दोनों, कोई दुनिया नहीं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं, बस शांति। और तभी मूड की माँ छुट जाती है। स्टीयर बोलता है जाग जा, तूने सुबह जो प्रॉमिस किया था भूल गया? स्टीयर धमकी देता है अगर तू ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं करेगा तो मैं लिसू को मार दूंगा। जान का चेहरा नहीं बदलता, वो लिसू को किस कर लेता है, बस स्टीयर को अनकंफर्टेबल करने के लिए। स्टीयर शॉक हो जाता है। तभी जान रिवील करता है मैंने तेरे सेल्स साफ कर दिए हैं, चाहूं तो अभी तुझे मिटा सकता हूं। स्टीयर को समझ ही नहीं आता कि ये बंदा इतना जीना क्यों चाहता है। लीसू इसके लिए वर्थ भी नहीं होनी चाहिए थी। स्टीयर पूछता है तो ह्यूमैनिटी कब मारेगा? जान जवाब देता है तू वेट कर, पहले मेरी विश पूरी होने दे। इधर दुनिया में पार्लियामेंट की मीटिंग मैसेकर बन जाती है। ऑपोजिशन को स्टीयर इन्फेक्शन का स्केपगोट बना दिया जाता है और एससीओ योंग सत्ता हथिया लेती है। वो स्पीच देती है, सारे डैमेज का ब्लेम जियान और लीसू पर डाल देती है। लोग उसे सेवियर मान लेते हैं, लेकिन जान को किसी थ्रोन, ग्लोरी या पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइफ में वो बस थोड़ा सा वार्मथ चाहता है और वही उसके लिए काफी है। वो लिसू को एक डिजर्टेड आइलैंड ले जाता है जहां वो पहले भी आ चुके थे। 7 महीने गुजर जाते हैं, कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता। यूएन प्रेशर बढ़ा रहा है, एससीओ योंग की इमेज क्रैक होने लगी। उधर आइलैंड पर लीसू सेटल हो चुकी है। जियान हैमक तक ठीक से नहीं बांध पाता। लीसू उसे डांटती है तू बस चोरी और हत्या में अच्छा है। जान चुपचाप सुनता है क्योंकि लीसू के सामने भगवान भी साइलेंट मोड में चला जाता है। आखिरकार हैमक लग जाता है। लीसू खुश होकर कूद जाती है और बोलती है काश ठंडी बियर मिल जाती।
जान बिना बोले उठता है बियर लाने, क्योंकि भाई जब प्यार सच्चा होना तो अपोकलिप्स भी साइड क्वेस्ट लगने लगती है। लीसू को ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि सच बोलें तो जिन इस आइलैंड से पहले ही आधा सामान चुरा चुका था। और ऑनेस्टली बियर चुराना तो टोटली जस्टिफाइड था। बिजली है नहीं, मशीन चुराने का कोई मतलब नहीं, पर बियर, भाई बियर तो बेसिक ह्यूमन राइट है। हालांकि लीसू उसे रोज ताने मारती रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी मानती थी कि जिन ध्यान रखता है, हाँ बहुत कम लो, लेकिन जब रखता है तो सही से रखता है। फिर जिन बोल देता है गरम बियर का टेस्ट बेकार होता है, बस इतना सुनना था। एक्सपीरियंस ड्रिंकर लीसू तुरंत सपोर्ट में आ गई। ठंड आएगी, बियर ठंडी हो जाएगी, टेंशन किस बात की। उसका असली कंसर्न कुछ और था। ठंड से बचने के लिए घर बनाना पड़ेगा क्या? जिन ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसा फेस बनाया जैसे कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन उसके दिमाग में ऑलरेडी प्लान था। जैसे ही विंटर आएगा वो लीसू को उठाएगा और किसी दूसरे आइलैंड पर ले जाएगा जहां अभी भी समर चल रही होगी। सिंपल, नो ड्रामा। ऐसे ही एक पीसफुल शाम आरामदायक बातचीत में खत्म हो जाती है। 7 महीने निकल जाते हैं। लीसू और जिन दोनों ठीक हैं, शांत हैं, जिंदा हैं, लेकिन एक है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, स्टीयर। स्टीयर को समझ आ चुका था, जब तक लीसू जिंदा है जिन पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बनेगा, वो नॉर्मल इंसान बना रहेगा। स्टीयर की जान लीसू के अंदर रहने से बची थी, लेकिन ऐसे पीसफुली जीना ये स्टीयर का सपना नहीं था। उसको गोल चाहिए था, ह्यूमैनिटी का सफाया, और उसके लिए उसे बस एक चीज करनी थी, लीसू के बॉडी के थ्रू पूरी दुनिया को इन्फेक्ट करना, वॉर स्टार्ट कराना, और बस गेम ओवर। लेकिन स्टीयर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने बहुत आगे की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि अभी तक वो लीसू को पूरी तरह कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात, लीसू का शरीर स्टीयर के सेल्स के साथ अडेप्ट करने लगा था। अब स्टीयर को डर लगने लगा। उसने सोचा अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। स्टीयर ने पूरी तरह लीसू को पोजेस करने की कोशिश की, और तभी लीसू ने उसे सीधा वार्निंग दे दी, एक भी गलत मूव किया ना तो जिन तुझे बिना सोचे मिटा देगा। स्टीयर को समझ आ गया, यहाँ ईगो नहीं, सर्वाइवल का खेल है। अब सीन शिफ्ट होता है दूर साउथ की तरफ। गवर्नमेंट सैटेलाइट एजेंसी अब भी उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रही। रीजन सिंपल, ट्रैकिंग का जिम्मा जिस ऑफिसर के पास था वो ऑलरेडी स्टीयर से इन्फेक्टेड था। और अब जब लीसू का शरीर स्टीयर के सेल्स के साथ अडेप्ट हो चुका था, वो इन्फेक्टेड लोगों से मेंटली कनेक्ट कर सकती थी। मतलब साफ, लीसू अब पूरी दुनिया से दिमागी तौर पर जुड़ सकती थी। अब वो सिर्फ जिन की प्रोटेक्शन नहीं कर रही थी, बल्कि असल में ह्यूमैनिटी को ग्रिम रीपर लेन से बचा रही थी। अब नॉर्थ की तरफ चलते हैं। नॉर्थ कोरिया के डिटेंशन कैंप नंबर 15 में एक एस्केप चल रहा था। प्रिजन गार्ड्स लेट पड़ गए और एक 17 साल की असैसिन लड़की कैंप से भाग निकलती है। एस्केप के तुरंत बाद ओका सीधे घर जाती है अपनी माँ की कब्र ढूंढने। नेबर के एक अंकल की मदद से उसे जगह मिलती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी माँ की ना कोई प्रॉपर कब्र, ना कोई निशान, ना कोई यादगार, बस राख। ओका बस इतना कह पाती है, राख नदी में बहा दीजिए। एक ही राहत की बात थी, उसकी माँ शांति से मरी थी। अब ओका का मेन कंसर्न सिर्फ एक था, जिंदा रहना। भागने से पहले वो 3 लोगों को मार चुकी थी। वो कोई मासूम बच्ची नहीं। अगर वो साउथ जाती तो एक फ्यूजिटिव मर्डरर बनकर जाती, और उसे पता था अब आगे जो भी होगा वो इजी नहीं होने वाला, क्योंकि जब दुनिया पागल हो जाए ना तो जिंदा रहना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। ओए को अच्छे से पता था साउथ की तरफ भागी तो पकड़ी ही जाएगी, कोई मिरेकल नहीं होने वाला। तो उसके दिमाग में एक ही ऑप्शन आया, किसी डिजर्टेड आइलैंड पर गायब हो जाओ। नो लॉग, नो सिस्टम, नो बकचोदी। काफी दिन समंदर में भटकने के बाद आखिरकार वो आइलैंड दिख ही गया। लेकिन जैसे ही उसने पैर रखा उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि आइलैंड खाली नहीं था। उसके सामने जो सीन था, एक कपल आराम से शाम एंजॉय कर रहा था। जैन हमेशा की तरह स्टोन फेस, नो इमोशन, नो रिएक्शन, और लीजू थोड़ी सरप्राइज्ड, जैसे सोच रही हो ये अब कहाँ से टपक गई। लेकिन ओए, उसके अंदर इमोशंस नहीं, पैनिक चल रहा था। सर्वाइव करना था किसी भी कीमत पर। दिल से माफी मांगते हुए भी ओए ने दिमाग में डिसाइड कर लिया, इन दोनों को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो उसका फ्यूजिटिव होना एक्सपोज हो जाएगा। अब फ्लैशबैक में चलते हैं। डिटेंशन कैंप नंबर 15। रिकॉर्ड्स देखकर कैंप मैनेजर्स भी चौंक गए। ओए ने ऑलमोस्ट 3 साल पहले एनलिस्ट किया था, जबकि अभी वो सिर्फ 17 साल की थी। मतलब साफ, उसने उम्र के बारे में झूठ बोला था और 46th स्क्वाड के कैप्टन को भी चूना लगा दिया। सोल्जर्स बोले, सर ये लड़की नॉर्मल नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। लेकिन अजीब होना काफी नहीं था। ये लड़की तो सिर्फ तलवार लेकर दुनिया के 2 सबसे ताकतवर बीइंग्स को मारने निकली थी, और फिर अटैक। ओए की स्पीड इतनी तेज थी कि लिसू रिएक्ट तक नहीं कर पाई। जेन ने बीच में आकर उसे बचा लिया, लेकिन लिसू शॉक में थी। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? ओए थोड़ी देर हिचकिचाई, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि जेन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसने डिसाइड कर ली, इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जेन ने लीसू को पीछे हटने को कहा, मैं संभाल लूंगा, लेकिन लीसू ने साफ बोल दिया, मारना नहीं। ओए को लगा इजी किल है, पर अगले ही पल जेन ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे बच्चा पकड़ा हो। ओए ने नाइफ से लगातार अटैक किया, लेकिन
ब्लेड पर एक बूंद खून तक नहीं। अब ओ ए की हालत खराब। उसे साफ समझ आ गया ये बंदा इंसान नहीं है, इसलिए उसने लीजू की एडवाइस पर भरोसा नहीं किया। उल्टा सोचने लगी ये दोनों साउथ कोरिया के स्पाइज हो सकते हैं। पहली बार फेल होने के बाद ओ ए ने टैक्टिक्स बदली। सीधे जेन से भिड़ने की बजाय वो चालाकी से रहा है, इस साइड निकली और लिसू को पकड़ लिया। इजी टारगेट। ओ ए ने धमकी दी एक कदम भी हिले ना तो इसे मार दूंगी। और यहीं ओ ए ने सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी, क्योंकि जैन का चेहरा बदल गया। इमोशनलेस नहीं, अब वो शार्क बन चुका था। प्योर किलर ऑरा। ओ ए की रूह कांप गई। लिसू को तुरंत इंटरवीन करना पड़ा, वरना जैन सच में मार देता। बस एक छोटा सा स्क्रैच और स्टीयर के सेल्स ओ ए के शरीर में फैल गए। ओ ए रेजिस्ट तक नहीं कर पाई। स्टीयर की पावर से लीसू ने उसे घुटनों पर बैठा दिया। अब सिचुएशन उलटी हो चुकी थी। ओ ए का शरीर उसकी बात मान ही नहीं रहा था। पैनिक लेवल मैक्स। लीसू ने उसे डांटा, हमसे पंगा लेना इतना आसान समझ लिया था। फिर लिसू और जैन की बहस शुरू हो गई। लीसू बोली ये अभी बच्ची है, इसे मत मारो। जैन बोला बच्ची नहीं है, इतनी समझदार है कि तुझे मारने चली थी। ओ ए ने बहस रोक दी। उसने कहा मुझे नहीं पता तुम कौन से देवता हो, पर मुझे दया नहीं चाहिए, मार दो मुझे। ये सुनकर जैन खुश हो गया। परफेक्ट। लेकिन असली अथॉरिटी जैन के पास नहीं थी। डिसीजन चुका था। लीसू ओ ए के थॉट्स पढ़ सकती थी। उसने कामली पूछा मरना चाहती है? मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तब भी हाँ बोली तो एक उंगली में काम खत्म। लीसू ने गिनना शुरू किया। 1। बस। ओ ए टूट गई, रोते हुए बोली नहीं, जीना है, जो कहोगी करूंगी। लिसू मुस्कुराई, धीरे से ओ ए के सिर पर हाथ फेरा। गुड चॉइस। लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ, एक नया वाइल्ड कार्ड एंटर करने वाला था, और इस बार जैन को खुश होने का मौका नहीं मिलने वाला। कैंप नंबर 15। ओल्ड मैनेजर का दिमाग पूरी तरह घूम गया था, क्योंकि उसे खबर मिली कि ओक का केस सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंपा जा रहा है। बॉस कंफ्यूज्ड, भाई ये लड़की है या क्लासिफाइड वेपन? तभी सबॉर्डिनेट ने असली खेल खोल दिया। बोला सर, मामला ओक की उस मिशन से जुड़ा है जब वो अब भी आर्मी में थी, और यहीं पता चलता है कि ओक कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। बचपन से मिलिट्री में, रूल्स तोड़े, सीधा जेल। फिर एक दिन खबर आई उसकी माँ बहुत सीरियस हालत में है। ओक ने सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखाया और माँ से मिलने भाग गई, लेकिन फेट ने फिर धोखा दे दिया। माँ मर चुकी थी। यहीं से ओक की जिंदगी और ज्यादा बर्बाद हो गई। जब ये सब लीसू ने सुना तो वो जेन्युइनली क्यूरियस हो गई। इतनी कम उम्र में ऐसी कौन सी गलती की डिटेंशन कैंप? ओक ने सच बताया, अरेस्ट होने से पहले उसकी मिशन थी एक इंपॉर्टेंट चाइनीज साइंटिस्ट की प्रोटेक्शन। लेकिन ट्विस्ट ये था, जिस साइंटिस्ट को वो बचा रही थी वो नेशनल सीक्रेट्स लीक कर चुका था, और ओक साइलेंस मेंटेन करने का स्केपगोट बना दी गई। फिर आया असली बॉम्ब, माउंट बेगडू वॉल्केनो। ओक ने बताया कि वॉल्केनो के इरप्शन साइकिल्स पहले भी हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस साल मेजर इरप्शन कंफर्म था, और ये बात नेशनल सीक्रेट थी। ओक को पता चल गया, और बस यहीं उसकी किस्मत खराब हो गई। लेकिन फिलहाल जेन और लीसू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब गवर्नमेंट सैटेलाइट एजेंसी फाइनली एक्टिव हो चुकी थी। मेनलैंड से ट्रेस किया गया सिग्नल। सर्च टीम ने जिन की लोकेशन पिन पॉइंट कर ली, एक आइलैंड जो किसी और कंट्री के टेरिटरी में था। जैसे ही ये इन्फो सियोयोंग तक पहुंची, उसने बिना देर किए जेन की मैसेकर फुटेज नॉर्थ कोरिया के लीडर्स को भेज दी। मैसेज साफ था, 2 मॉन्स्टर्स हैं, एक डिजीज फैलाता है, दूसरा पूरी आर्मी साफ कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सियोयोंग खुद सत्ता में कू के दम पर बैठी थी। तो नॉर्थ कोरियन लीडर ने हंसकर कहा ये सब ड्रामा है, साउथ कोरिया की फेक मूवी। सियोयोंग भड़क गई, ये हमारे भेजे हुए नहीं हैं, ये भागे हुए हैं। लेकिन सामने वाला बोला हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए। उसके हिसाब से अगर मॉन्स्टर असली भी हुआ, नॉर्थ कोरिया खुद डील कर लेगा। सियोयोंग ने रिक्वेस्ट की, हमें ट्रूप्स भेजने दो। आंसर सीधा एनो, कॉल एंड। नेगोशिएशन फेल्ड। लेकिन नॉर्थ कोरियन लीडर कोई बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा अगर ये साउथ कोरियन स्पाइस निकले तो परफेक्ट स्केपगोट बनेंगे माउंट बेगडू के इरप्शन को कवर करने के लिए। इन दोनों को पकड़ो, चुपचाप मार दो, स्टोरी रेडी। परफेक्ट टाइमिंग। और तुरंत ऑर्डर गया, स्पेशल यूनिट 649 डिप्लॉय। अब वापस आइलैंड पर। ओक की कहानी सुनकर लिसू सोच में पड़ गई। साउथ क्यों नहीं भागी? ओक बोली क्योंकि जीना था किसी भी हालत में। उसकी माँ हमेशा कहती थी हालात कैसे भी हों, जिंदा रहना मत छोड़ना। ये सुनकर लिसू का दिल भर आया। जेन का चेहरा वैसे ही स्टोन था, लेकिन सच ये है, ओक का दर्द सबसे ज्यादा वही समझ रहा था। लेकिन सोचने का टाइम नहीं मिला। जेन ने समुद्र को छुआ, कनेक्ट हुआ। रिजल्ट 48 लोग आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। ओक पैनिक में, वो मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं। उसने कहा भागो अभी। लीसू ने शांत रहने को कहा, लेकिन सच बोले मिलिट्री सामने हो तो कौन काम रहता है। ओक पूरी तरह टेंस थी, और यही कहानी अगले लेवल पर जाने वाली थी। ओक का टेंशन ऑफ द चार्ट्स था। गर्ल लिटरली कांप रही थी। जेन ने धीरे से बोला ओक चिल कर, मैंने तेरी माँ से जो प्रॉमिस किया था उसको निभाऊंगा, समझी? ओक जानती थी जेन कितना ओपी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर डर था। भाई नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ये ह्यूमन नहीं है, ये सर्वाइव कर सकते हैं। इतना रेकलेस होना ठीक है क्या? लिसू भी जानती थी जेन के लिए ये सब मॉस्किटोज मारने जैसा है। एक हाथ हिलाया और आर्मी सब डस्ट मार। जेन ने ओक को रियश्योर किया, इस आइलैंड पर दुनिया में कोई भी ओक को मार नहीं सकता। ओक वाइड आई थी। व्हाट?
लेकिन नेक्स्ट लेवल ट्विस्ट, बस 1 महीने बाद ही ये अननेम्ड आइलैंड बन गया एग्जीक्यूशन आइलैंड, ब्लड आइलैंड, और दुनिया भर में बन गया कंट्रोवर्सी का सेंटर। वॉर आउटब्रेक से पहले लिसु को ये सब पसंद नहीं था, पता था जेन को चॉइस नहीं थी। उसके लिए अब बस 2 चीजें मायने रखती थी, एक लीसु की सेफ्टी, 2 ओक की सर्वाइवल। अगर कोई थ्रेट आया जेन को किल करना पड़ा। लीसु की रिएक्शन जीरो थी। जेन कैजुअली अपने कप ऑफ टी के साथ मैसेकर कर रहा था। अरे चिल, थोड़ा टी सिप कर लेते हैं, फिर आर्मी वाइप आउट करेंगे। नॉर्थ कोरियन लीडर सडनली अलर्ट हुआ, यूनिट 649 कंप्लीटली फेल, मिशन डिस्ट्रॉ साउथ कोरियन स्पाइज, रिजल्ट 100% डेड। लीडर पैनिक में सर्वाइविंग सोल्जर से मिला। सोल्जर बोला, सर वो मॉन्स्टर असली था। आइलैंड पर पहुंचते ही जेन ने सी को टच किया और बूम, व्हर्लपूल्स एवरीवेयर, आर्मी लिटरली ड्राउन। ओक इक्वल्स, ये क्या ट्रिक्स है भाई? जेन का फेस काम, जैसे कुछ हुआ ही ना। लिसु चिल, ओक इक्वल्स स्पीचलेस। जेन ने सिर्फ पानी को टच किया और एनिमी आर्मी को न्यूट्रल कर दिया। आर्मी गॉन। लीडर इक्वल्स रीथिंक स्ट्रेटजी, डिप्लॉय एयरफोर्स। लिसु ने तुरंत इन्फो रिले किया इन्फेक्टेड नेटवर्क के थ्रू। जेन, एरियल अटैक कमिंग। ओक इक्वल्स, हम डूम्ड हैं, फायर एवरीवेयर, कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन रियलिटी, बर्ड्स भी एस्केप नहीं कर पाए। जेन ब्लिंक में एलीट आर्मी वाइप आउट कर दिया। ओक बराबर माइंड ब्लोन। नॉर्थ कोरिया फाइनली समझ गया, साउथ कोरिया का वीडियो 100% लेजिट। लीडर स्टबन था, को योंग से कोऑपरेट नहीं करूंगा, अब जेन को ड्रोन्स से मारूंगा। बायोकेमिकल, रेडियो एक्टिव वेपन्स सब रेडी। लीडर सोच रहा था, अब जीत मेरी इजी। रियलिटी चेक, जेन ने सिर्फ जॉ मूव किया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर भेज दिए। लीसु प्लस ओक इक्वल्स मिलिट्री पैनिक मोड। स्ट्रॉन्ग विंड ने टॉक्सिक क्लाउड उनको ही घेर लिया। कैप्टन साइल्स लॉन्च करो, बिफोर एक्शन, बूम। जेन वाइप आउट सब। नॉर्थ कोरिया इक्वल्स कंप्लीट फेलियर, सब कंट्रोल से बाहर। अब लीडर के पास बस एक ही ऑप्शन बचा, चाइना मिलिट्री। बन चुके थे कि अगर दुश्मन ने 1 सेकंड भी ब्रेक नहीं लिया तो जिन के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड जेन को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। यही वजह थी कि लिसु ने आखिरी दांव चला, मच्छरों के जरिए वायरस भेजने का। प्लान ये था कि वायरस फैलेगा, लोग इन्फेक्ट होंगे और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन किस्मत ने कहा, भाई ऐसा है आज नहीं। लिसु को पहले से डर था और वही हुआ। उसकी पावर डायरेक्ट घुसपैठ तो कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई उसका कंट्रोल ढीला पड़ता गया। नतीजा, मच्छर तो उड़ गए पर वायरस फैल ही नहीं पाया। पूरा प्लान धड़ाम। अब कैमरा घूमता है नामलेस आइलैंड की तरफ। नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का एक ही एजेंडा था, जिन, लीसु और ओका को मिटा दो, क्योंकि अगर ये लोग जिंदा रहे तो बीयू माउंटेन वोल्केनो एक्सप्लोजन का सच बाहर आ जाएगा। और भाई, सरकारों को सच से ज्यादा किसी चीज से डर नहीं लगता। स्टीर और लिसु दोनों को लगने लगा कि अगर जिन यूं ही लड़ता रहा तो लाशें गिरती जाएंगी। पर असली बात ये थी कि जिन कभी मारना ही नहीं चाहता था, वो लड़ रहा था क्योंकि वो बचाना चाहता था अपनी दोस्त जेन को, और यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो उस पर हमला कर रहे थे। ये वही चीज है जो हीरो को भगवान बनाती है और इंसान को कमजोर। स्टीयर ने लिसु की इमोशनल कमजोरी का फायदा उठाया। उसने खुद को ऐसा दिखाया जैसे वो सू और जेन दोनों की परवाह करता हो, लेकिन अंदर से वो जानता था अगर यही चलता रहा तो बहुत लोग मरेंगे और जेन लगातार हो रहे ह्यूमन अटैक्स में टूट जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है, समंदर पर नॉर्थ कोरियन वॉरशिप्स ने गोले बरसाने शुरू कर दिए, ऊपर से फाइटर जेट्स की एयर स्ट्राइक्स, पूरा माइकल बे वाला सीन। लेकिन सच ये था कि ये सारे हथियार जेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हाँ, खतरा था तो सिर्फ ओका और लिसु को, और असली लड़ाई यही थी, लड़ते हुए अपने अपनों को बचाना। जिनको पीछे हटना पड़ा, उसने ओका और लिसु को उठाया और हवा में ले गया ताकि शेलिंग से बचा सके। लेकिन यही चीज जिनको अंदर से खा रही थी, क्योंकि अपनों को ढाल बनाकर लड़ना खुद से लड़ने से कहीं ज्यादा थकाने वाला होता है, और जिन ये बात अच्छे से जानता था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसका भी लिमिट टूट जाएगा और उस दिन हालात बहुत खराब होंगे। अब कहानी का दूसरा फ्रंट खुलता है। ड्रैगन ऑफ एशिया कहलाने वाला देश, उस देश के लीडर को पड़ोसी मुल्क से जिन की फुटेज मिलती है। सब कंफर्म हो जाता है, नेमलेस आइलैंड खून के समंदर में बदल चुका है। लीडर सब कुछ अपनी आंखों से देखता है, फिर भी उसे यकीन नहीं होता। इतना बड़ा राक्षस एक इंसान। फिर वो ऑर्डर देता है, इस फुटेज को पूरी दुनिया में दिखाओ, जिन को अर्थ के लिए खतरा बनाकर पेश करो, और रेजोल्यूशन वो संभालेगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वापस नेमलेस आइलैंड। लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आसमान में अनगिनत फाइटर जेट्स, समंदर में हेवी क्लास बैटलशिप्स, पूरा ह्यूमैनिटी वर्सेस जिन का मैच। ओके और लीसु सीधे लड़ नहीं रहे थे, लेकिन उनके दिल बैठते जा रहे थे, क्योंकि अगर जिन यूं ही लड़ता रहा तो चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, सब कुछ खत्म हो सकता है। से ही ये लड़ाई अनफेयर थी, एक जिन और सामने पूरी ह्यूमैनिटी। और जिन भी ये बात जानता था, पर फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि कुछ लोग जीतने के लिए नहीं लड़ते, कुछ लोग सिर्फ इसलिए लड़ते हैं ताकि कल कोई और ना मरे। और यही चीज जिन को हीरो बनाती है, भले ही दुनिया उसे मॉन्स्टर क्यों ना कहे। भाई, सच्चाई ये है कि इंसान आज तक इस धरती पर लीडर ऑफ ऑल क्रीचर्स बना हुआ है, तो उसका कारण कोई भगवान नहीं है। कारण है हथियार, भाषा और लिखाई। और उससे भी बड़ी बात, इंसान जब से पैदा हुआ है ना, तब से वो इस ग्रह का सबसे ज्यादा हरामी प्राणी रहा है। सारे जानवर मिला लो,
तब भी इंसान जितना विकेट नहीं बन पाएंगे। लेकिन असली वजह यह थी कि धरती के बाकी प्राणियों के दिल में इंसानों के लिए नफरत ही नहीं थी। वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो चुप थे। पर अब अगर इंसान जिन को कोने में धकेलने की कोशिश करेगा तो जिन भी जवाब देगा, और वो जवाब होगा नेचर का गुस्सा। और यकीन मानो, कुदरत की नफरत बहुत डरावनी होती है। पीछे से स्टीयर जैन के कान में जहर घोलता जा रहा। वो बोलता है, अगर यही चलता रहा तो जैन को लिसु को बचाने के लिए हजारों लोगों का लॉग आउट बटन दबाना पड़ेगा। ये बातें लिसु की आत्मा तक हिला देती हैं। जैन समझ जाता है अब सॉफ्ट खेलने का टाइम खत्म, अब गेम होगा हार्ड बॉल। जैन बिना एक शब्द बोले अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ऑल क्रीचर्स को कॉल देता है। बस फिर क्या, सबसे पहले आए पंछी, वही पंछी जिन्होंने कभी आसमान पर राज किया था जब तक इंसानों ने उनसे वो छीना नहीं। फिर पानी के नीचे जैन की आवाज सुनते ही छोटे बड़े हर साइज के जीव एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। आसमान से लेकर गहरे समुद्र तक सब जिन के साथ खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही जिन अटैक का इशारा करता है, स्काई हो या सी, सारे जीव सीधे दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। कोई मर्सी नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। इस पल ह्यूमैनिटी को वो गुस्सा झेलना पड़ता है जिसका उन्होंने कभी सामना ही नहीं किया था। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। जब जिन बच्चा था, वो मोहल्ले के बच्चों को साथ खेलते देखता था और अंदर ही अंदर खोया हुआ महसूस करता था। दिल चाहता था शामिल होने, लेकिन जुबान साथ नहीं देती थी। उसकी माँ युंगशिन सब समझ जाती थी। एक माँ को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिन के पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसका अंगूठा ऊपर उठाती है और जोर से बोलती है, कोई है जो इसके साथ खेलेगा? बस फिर क्या, सारे बच्चे खुशी खुशी आ जाते हैं और जिन पहली बार कनेक्ट करता है दुनिया से वापस प्रेजेंट में। आज जिन का उठा हुआ अंगूठा फिर से कनेक्शन बनाता है, लेकिन इस बार कुछ दोस्तों से नहीं, बल्कि आसमान से लेकर समंदर तक अनगिनत जीवों से। अब सीन इतना पागल हो चुका था कि नॉर्थ कोरियन कैंपेन कमांडर, जो 10 साल से मिलिट्री में है, ऐसा सीन उसने सपने में भी नहीं देखा। समंदर उबलने लगता है, बैटलशिप्स कांपने लगती हैं, फाइटर जेट्स ऊपर फ्रिक आउट कर जाते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सोल्जर्स को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। और फिर ऑलमाइटी किड जिन बोलता है, छोटा सा लेकिन जहर भरा स्पीच। वो याद दिलाता है इंसानों ने क्या क्या किया है। क्यूरियोसिटी के नाम पर टॉर्चर, एंटरटेनमेंट के लिए वायलेंस, प्रॉफिट के लिए मास एक्सटर्मिनेशन, और जरा सी भी शर्म नहीं। और आज जिन सबको ये समझा देता है, ऑल क्रीचर्स का दुश्मन कोई और नहीं, सिर्फ इंसान है। दूर दूर तक नेमलेस आइलैंड की फुटेज पूरी दुनिया में लाइव जा रही थी। चाइना का लीडर तक इस पावर को देखकर हिल गया। साउथ हो या नॉर्थ कोरिया या वेस्टर्न कंट्रीज, हर आम इंसान का रिएक्शन एक ही था, शॉक और साइलेंस। इतने पोएटिक दोपहर में इतना खूनी सच। इस बीच ओका एकदम चिल मिसाइलें उसकी तरफ आ रही हैं और वो ऐसे देख रही है जैसे मच्छर उड़ रहे हों। नॉर्मल इंसान होता तो एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का टिकट कट जाता, लेकिन ओका के सामने जिन खड़ा था। मतलब अगर वो चाहती भी अगले जन्म में रीबॉर्न हो तो भी नहीं हो पाता। और जिन को लगा अभी पार्टी थोड़ी फीकी है, तो उसने अपनी पावर और एक्सपैंड की और भी एलाइज समन करने लगा, क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई भीड़ की नहीं, ये लड़ाई थी इंसान बनाम पूरी कुदरत की। और इस बार कुदरत चुप नहीं थी। तो भाई जिन ने इस बार सीधा लिमिट तोड़ दी। उसने अपने समन्स की रेंज बढ़ा दी आसमान में पूरे 500 मिलियन तक। और बस फिर क्या, नए नए पक्षियों के झुंड ऐसे टूट पड़े जैसे भाई बुलाया है तो आना पड़ेगा। लेकिन जिन यहीं नहीं रुका। उसने इनवाइट नीचे भेजा, समंदर के 500 नॉटिकल माइल्स नीचे। मतलब अब सिर्फ फ्लाइंग गैंग नहीं, डीप सी के बॉस भी फाइट में उतरने वाले थे। और तभी जिन को एहसास हुआ, समंदर की गहराई में अभी भी कोई चीज जिंदा है, ऐसी चीज जो ह्यूमैनिटी को अकेले चैलेंज कर सकती है। ये जानकर जिन खुश हो गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा, ठीक है बीसी, मैं अकेला नहीं हूँ। जब उस क्रीचर का शेप सामने आया तो जिन भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। ये नॉर्थ सी में क्यों नहीं निकला? लेकिन फिर उसने सोचा, जहां भी निकले साले का स्वागत फुल पावर से होगा। अब नॉर्थ कोरियन आर्मी पैनिक मोड में, कमांडर चिल्लाता है, पूरा आर्मी काउंटर अटैक। लेकिन काउंटर अटैक से पहले ही उसकी आंखों के सामने नॉर्थ सी की लेजेंड्स वाला मॉन्स्टर खड़ा था। ऐसा क्रिएचर जिसे देखकर सीधा एंसेस्टर्स याद आ जाए। भागने का मन किया, पर चारों तरफ हालात पहले ही चूतिया हो चुके थे। अब 500 छोटे भाई क्रैकन के साथ ब्लड बैथ खेलने वाले थे। शिप्स, प्लेन्स सब कैंसिल। अब डायरेक्ट टिकट था पूर्वजों से मिलने का। क्रैकन का मैसेकर लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। और उसी पल से जिन को ह्यूमैनिटी का थ्रेट घोषित कर दिया गया। लेकिन जिन को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसके हिसाब से इंसान हमेशा यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। और जिन ने आज यही लेसन देना चाहा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। असल में इंसान इसलिए डेंजरस लगते हैं क्योंकि वो बेवकूफ हैं। और ये लेसन धरती की फूड चेन के टॉप क्रीचर यानी इंसान के लिए था। दुनिया भर में लोग जिनको अर्थ का वॉकिंग अपोकलिप्स कहने लगे। इधर दूर कहीं डू अपनी कैफे में नॉर्मल लाइफ जी रही, लेकिन दिल अब भी दोस्तों के साथ था। हर पल उनकी सेफ्टी की दुआ। अब यूएन हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मिस सियो योंग को लेटर भेजा गया, इस ब्लडी बैटलफील्ड का नाम रखो। थोड़ा सोचने के बाद सियो योंग ने बोला, अब ये नेमलेस नहीं रहेगा। नाम पड़ा रेड आइलैंड, और नाम बिल्कुल सही निकला, क्योंकि एक ही दोपहर में रेड आइलैंड सच में खून का तूफान बन चुका था। ऊपर धुआं, नीचे लाशें और हवा में इंसानी खून की बदबू। ये जगह
लिटरल हेल ऑन अर्थ थी। जिन पहले से ही डरावना था, लेकिन अब साबित हो गया वो स्टीयर की सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। हाँ, दोनों ह्यूमैनिटी के दुश्मन थे, लेकिन जिन अलग लीग में था। और यही वजह थी कि स्टीयर कभी जिन के बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब स्टीयर की हालत उल्टी पड़ने लगी। उसका प्लान था लीसू के बॉडी से जिन को प्रोवोक करना, लेकिन लीसू धीरे धीरे स्टीयर की पावर ही चाट रही थी। अब कंट्रोल स्टीयर के हाथ से फिसल रहा था, और ह्यूमैनिटी मरेगी या बचेगी अब स्टीयर डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि जिन करेगा। और स्टीयर को यही देखने में मजा आ रहा था। इधर नॉर्थ में एक हल्की सी चमक। जूम करने पर पता चला बेकू माउंटेन वोल्केनो इरप्ट हो चुका था। नॉर्थ कोरिया के लिए डिजास्टर की शुरुआत। लीडर को खबर मिली। पहले लगा असैसिनेशन अटेम्प्ट है, फिर समझ आया नहीं, ये तो कुदरत का तमाचा है। और मजे की बात, उस बूढ़े को लगा शायद यही मौका है जिनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन फिलहाल पूरे देश में अर्थक्वेक्स, सुनामीज और मॉडर्न सिंबल्स की धज्जियां उड़ चुकी थीं। साउथ कोरिया को पहले लगा हम सेफ हैं, पर रियलिटी ने बोला होल्ड माई बियर। एक्सपर्ट्स बोले ये सुपर वॉल्केनो लेवल का इरप्शन है। डैमेज एस्टिमेट 5 ट्रिलियन वन। और ऐश का रास्ता इनिशियली जापान की तरफ था, लेकिन जिन के विंड रिटेलिएशन ने डायरेक्शन बदल दी। अब ऐश सीधा सोल की तरफ। मीटिंग में बैठे पॉलिटिशियंस के चेहरे उड़ गए। अब सिचुएशन पहले से 10 गुना ज्यादा खराब। वापस एक्स आइलैंड। रात होते ही बैटल खत्म। लिसु नींद से उठती है, लेकिन सामने बैटलफील्ड नहीं था। उसे पता चलता है नॉर्थ का अटैक रुक गया है, पर असली शॉक बाद में लगता है। बेकू इरप्शन की वजह से लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और कई मर चुके हैं। ओका सो रही। लिसु समझ गई उसकी प्रोफेसी सच हो चुकी है। ऐश स्टॉर्म उनकी तरफ आ रहा था। लिसु जिन को बुलाती है हमें ले चलो, लेकिन जिन पहले से सब प्लान कर चुका था। ऐश एक्स आइलैंड नहीं आएगी, टारगेट है सोल। क्रैकन से बात करने के बाद जिन ओका को उठाता है। ओका शॉक में हम सोल जा रहे हैं। जिन सी पावर यूज करता है, लेकिन रिस्पॉन्स जीरो जीरो। बर्ड्स को कॉल करता है, वहां भी जीरो। पावर फेड हो रही। स्टीयर ये सब नोटिस कर रहा था, और तभी लीसू का दिमाग पूरी तरह स्टीयर वायरस के कंट्रोल में चला जाता है। स्टीयर समझ जाता है जिन ने अपनी रीजन फॉर एग्जिस्टेंस खो दी है। अब वो सिर्फ एक ह्यूमन है। स्टीयर अटैक करता है। जिन कैट्स आई एक्टिवेट करके बचता है, लेकिन पावर नहीं टिकती, और पहली बार जिन को फेस पर पंच पड़ता है। स्टीयर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इतना ही था, लेकिन फिर समझ आता है जिन अभी खत्म नहीं। स्टीयर डिसाइड करता है अभी नहीं मरेगा, देखेगा जिन क्या बनता है। सुबह होती है। ओका स्टीयर के कंट्रोल से बाहर, लेकिन लीसू पूरी तरह कब्जे में। जिन खुद से सवाल करता है क्या मैं सच में ह्यूमैनिटी से नफरत करता था? और उसे याद आता है माँ से प्यार के वर्ड्स, लोगों की मदद, लिसु के करीब आना। सच ये था वो बदल चुका था। तभी उसे एक इंसानी लाश दिखती है, और पहली बार उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। ड्रोन आता है। ओका चिल, रिलैक्स, सर्वेलेंस ड्रोन है। लेकिन जिन को स्टीयर की बातें याद आती हैं। अब वो पावरलेस ह्यूमन है। डर, शुद्ध प्रे वाला डर। ओका न्यूरल मैनिपुलेशन से जिन को संभालती है, और तभी बर्ड शिट सीधा सिर पर ऊपर देखो। काउंटलेस बर्ड्स। मतलब जिन ने सब कुछ नहीं खोया। वो खड़ा होता है, प्रोमिसेस याद करता है, और अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ता है। इस बार वो अकेला नहीं है। तो भाई, साउथ कोरिया पहुंचते पहुंचते जिन की स्पिरिट और ताकत थोड़ी बहुत वापस आ चुकी थी, लेकिन उधर हालात पूरी तरह लगे पड़े थे। माउंट बेगडू के इरप्शन की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। सोल को जो डैमेज हुआ था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। और असली डर, डिजास्टर अभी खत्म ही नहीं हुआ था। वॉल्केनो अब भी ऐश उगल रहा था। गवर्नमेंट एडवाइजरी आई, घर सील करो, बाहर की हवा मत लो, और अगर बाहर जाना ही पड़े तो गैस मास्क और रेस्पिरेटर पहन के निकलो। मतलब जिंदगी अब सर्वाइवल मोड में थी। इसी केओस में लोग व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। जान जाए तो जाए, लेकिन SEO योंग की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, यही सोच थी भीड़ की। लेकिन SEO योंग और उसके चमचे एकदम चिल। उनके हिसाब से ये सब नेचुरल डिजास्टर था, कोई जिम्मेदार नहीं। मतलब मरने वाले मरे, उन्हें क्या। SEO योंग के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, जिन कहाँ है। तभी कू यंग का लैकी बताता है जिन रेड आइलैंड पर नहीं है, वो सीधा साउथ कोरिया आ रहा है। और तभी SEO योंग को आवाज पहचान में आती है। ये कोई और नहीं, लिसु थी। लेकिन असल में वो लिसु नहीं थी, वो थी स्टीयर की पपेट। अब व्हाइट हाउस, जो देश का नर्व सेंटर था, स्टीयर के प्लान के हिसाब से चलने वाला। और स्टीयर का अगला खेल, साउथ कोरिया में वॉर। इधर UN में इमरजेंसी समिट बुलता है। 197 देश, एक ही एजेंडा, कोरियन पेनिनसुला, बेगडू इरप्शन, रेड आइलैंड का मैसेकर, और जिन, एक ऐसा क्रीचर जो किसी लॉजिक में फिट नहीं बैठता। साउथ कोरिया ने इंटरनेशनल यूनियन से विथड्रॉ करके नॉर्थ पर इन्वेजन डिक्लेयर कर दिया। चाइना, जो नॉर्थ कोरिया का एलाई था, सीधा धमकी देता है अगर अटैक किया तो हम भी घुसेंगे। दुनिया की हालत टाइट हो जाती है। कई पॉलिटिशियंस को शक था साउथ कोरिया अब स्टीयर के कंट्रोल में है, लेकिन रेड आइलैंड की फुटेज देखकर कोई भी जिन को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए वोट कराया गया। रिजल्ट, 180 देश अग्री। अगर साउथ कोरिया ने 38 पैरेलल क्रॉस किया तो इंटरनेशनल फोर्सेस साउथ कोरिया के खिलाफ उतरेंगी, वर्ल्ड पीस के नाम पर। एटमॉस्फेयर और डार्क हो गया। अफवाहें फैलने लगीं। यूनियन ट्रूप्स कोस्टल बॉर्डर्स पर जमा हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स डर गए, लेकिन फिर भी उम्मीद थी SEO योंग इतनी पागल नहीं होगी। लेकिन भाई, वो पागल निकली।
एसईओ योंग ने अटैक ऑर्डर दे दिया और दूसरी तरफ स्टीयर, जो इंटरनेशनल यूनियन की चेयर पकड़ के बैठा था, उसने पूरे सिस्टम को साउथ कोरिया को चलने का सिग्नल दे दिया और फिर आसमान से गोले बरसने लगे। साउथ कोरिया ने अपने इतिहास की सबसे भयानक तबाही देखी। इस सीन में सबसे ज्यादा खुश था स्टीयर। हंस रहा था क्योंकि वॉर मतलब ह्यूमैनिटी का एनहिलेशन, उसका ड्रीम। लेकिन उसी हंसी के पीछे कुछ गड़बड़ थी। मिरर में देखते हुए स्टीयर ने नोटिस किया आंसू। लीसू अब भी रेजिस्ट कर रही थी। स्टीयर को खुद पर शक होने लगा, लेकिन खेल जारी रहा। पूरा देश लाशों, धुएं और चीखों से भर चुका था। साउथ कोरिया अब हेल ऑन अर्थ बन चुका था। इसी बीच एक कोने में डोनाल्ड अपने कैफे में फंसी हुई रेडियो एवेक्यूएट करने को बोल रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और तभी आसमान में अनगिनत पक्षी। डोनाल्ड ऊपर देखती है और फिर एक फिगर कांच तोड़ते हुए सीधा कैफे में घुसता है। उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तभी लीसू का डॉग सीधा उस इंसान की तरफ भागता है और डोनाल्ड समझ जाती है ये जिन है। शॉक, रिलीफ, डिसबिलीफ सब एक साथ। बाहर ओ का हॉर्न बजाती है। जिन बोलता है चलो अभी। डोनाल्ड टूट जाती है। इतने दिनों से अकेले झेल रही थी सब कुछ, आज फाइनली अपने दोस्त से मिल गई। उधर स्टीयर इंतजार कर रहा था। जिन साउथ कोरिया आ चुका था। अचानक स्टीयर गवर्नमेंट फोर्सेस को बॉम्बिंग रोकने का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स कंफ्यूज्ड। क्यों? स्टीयर खुद नहीं जानता। शायद ये उसका गेम था, या शायद जिनका पंच अब भी असर कर रहा था। बॉम्बिंग रुकी। ओका सबको इवैक्यूएट करने लगी। डोनाल्ड को बस एक चिंता थी, लीसू। जिन प्रॉमिस करता है हम उसे बचाएंगे, लेकिन सच्चाई ये थी इस हालत में जिन स्टीयर का मैच नहीं था। फिलहाल डेस्टिनेशन था ईस्ट सी, जहां क्रैकन इंतजार कर रहा था। लेकिन स्टीयर पहले से तैयार था। 2 इंटरसेप्शन टीम्स। अचानक गन्स पॉइंट होती हैं। एम्बुश। ओका इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। डक। स्टीयरिंग व्हील घुमाती है। बेयरली एस्केप। एनिमी बिना पहचान कंफर्म किए अटैक कर रहा था। मतलब ऑर्डर्स क्लियर थे, मारो। जिन की पावर ऑलमोस्ट गॉन थी, फिर भी उसने समन किया। एलाइज फिर से आए। स्टीयर शॉक में ये अभी भी जिंदा है। तभी एक फाइटर जेट ऊपर से आता है। मिसाइल्स लोडेड। ओका चिल्लाती है सब बाहर अभी। सेकंड्स बाद बूम कार उड़ जाती है। सब जिंदा है, बस बाल बाल बचे। जिन ने जैसे ही चारों तरफ नजर घुमाई, उसे केओस के बीच एक चीज चुभ गई। एक सोल्जर जो गोली चला रहा था। लेकिन टारगेट जिन नहीं, टारगेट थी ओका। बस 1 सेकंड की देरी होती और ओका ट्रैप में फंस जाती। और तभी जिन ने बिना सोचे अपने शरीर को ढाल बना ली। धड़ाम। गोली ओका की जगह सीधे जिन को लगती है। ओका अभी भी एक्सप्लोजन से स्टंट थी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका बिग ब्रदर उसकी जगह जमीन पर क्यों गिर गया। इस बार मामला साफ था। अब जिन बुलेट प्रूफ नहीं रहा। गोली खाने के बाद गिरना अब इनेविटेबल था। जमीन पर लेटा जिन बिल्कुल उसी तरह प्रोटेक्ट कर रहा था जैसे कभी उसकी माँ ने उसे किया था। और उसी तरह अब मौत जिन की तरफ रेंग रही थी। आवाजें गायब हो चुकी थीं। सब कुछ साइलेंट। हालांकि जिन कई बार मर चुका था, लेकिन ये फीलिंग अलग थी। पहले मौत उसके लिए लाइफ का एक लूप थी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज जब वो सच में मौत को एम्ब्रेस कर सकता था, तो दिल ने कहा नहीं, अभी नहीं। क्योंकि लिसू इंतजार कर रही। उसे बचाना था, अपने लोगों को बचाना था। और तभी जिन को समझ आता है स्टीयर सही था। वो चाहे कितना भी पावरफुल हो, अंदर से वो अब भी एक नॉर्मल ह्यूमन ही था। ओका और डोनल्ड बस उसे उठाने की कोशिश कर सकती थी, और कुछ नहीं। एनिमी अभी भी सामने था और दोनों साइड्स की ताकत सीमित। जिन रेजिस्ट नहीं कर पाया। उसे घसीट कर ले जाया गया। सोल्जर्स ने पास आकर चेक किया। जब उसे खून में मोशनलेस देखा तो उन्हें राहत मिली। मर गया। डोनाल्ड ये देखकर टूट जाती है। जिस दोस्त को उसने पहाड़ की तरह मजबूत देखा था, आज वही खून में पड़ा था। वो रो पड़ी दिल से। उधर स्टीयर सेटिस्फाइड था। उसके हिसाब से अब रास्ते का कांटा हट चुका था। लेकिन हर बार की तरह कुछ गड़बड़ हो गई। स्टीयर ने देखा लीसू रो रही है। ये देखकर स्टीयर फिर से अनईजी हो गया। इधर जिन की बॉडी कॉफिन में डाल दी जाती है। ओका बस देखती रह जाती है। सबको लगता है खेल खत्म, लेकिन असलियत ये थी जिन मरा नहीं था। वो बस डेथ के थ्रेशोल्ड पर था। उसके दिमाग में अरबों सालों की आवाजें गूंज रही थी, प्रिमिटिव क्रीचर्स से लेकर आज के ह्यूमंस तक। एक सवाल बार बार लौट रहा था, मुझे ये ताकत क्यों मिली और अब क्यों जा रही है? वो खुद नहीं जानता था कि वो असल में है क्या। स्टीयर और जिन दोनों ह्यूमैनिटी के जज थे, लेकिन फर्क ये था स्टीयर जजमेंट करता था, जिन बदला चाहता था। वो इंसानों से नफरत करता था, लेकिन उसने ये भी देखा था कि हर इंसान गंदा नहीं। उसकी माँ, हंटर्स, ओका, डोनल्ड और सबसे ज्यादा लीसू। पहली बार जिन ने इंसान की तरह जिया। डर, कमजोरी, प्यार सब महसूस किया और तभी उसे आंसर मिल गया। ये साइकिल, यही उसका मकसद था। और उसी पल जिन वापस लौट आया। कॉफिन से एक फेमिलियर पावर फूट पड़ी। सोल्जर्स शॉक में, ओका खुश। डोनल्ड की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो खुशी के थे। जिन वापस आ चुका था और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत। स्टीयर को झटका लगा। उसका एकमात्र डर फिर से सामने खड़ा था। इस लाइफटाइम में स्टीयर का असली दुश्मन सिर्फ जिन था और इसीलिए ये नाइटमेयर खत्म करना जरूरी था। स्टीयर ने तुरंत ऑर्डर दिया, पूरी बटालियन फायर करो। और जिन अब अकेला खड़ा था पूरी बटालियन के सामने। तो सीन ये था भाई, सारे सोल्जर्स अपनी बंदूकें ताने खड़े थे जिन की तरफ। डोनाल्ड और ओका का दिल लिटरली मुंह में आ गया था। लेकिन एक बात याद रखो, एक ही नदी में कोई 2 बार नहीं नहा। गोली बरस रही थी बारिश की तरह, लेकिन जिन का चेहरा
एकदम शांत, ना गुस्सा ना पैनिक, क्योंकि जो लोग उस पर गोली चला रहे थे वो दुश्मन नहीं थे, वो इनोसेंट थे। उन्हीं में कुछ वो सोल्जर भी थे जिन्हें कभी जिन ने खुद कमांड किया था, जिनको लगता था कि उसे जज करने का हक है, और यही सोच उसके एक्शंस को जस्टिफाई करती थी। लेकिन अंदर से जिन बस माफी मांगना चाहता था, क्योंकि सच ये था कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे उन लोगों को चोट पहुंचानी पड़ रही थी जिन्हें वो जानता भी नहीं। और यही जिन का जवाब था स्टीयर को, कि वो और स्टीयर एक जैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। बैटलफील्ड पर सड़कें टूट चुकी थीं, जमीन फट चुकी थी, लेकिन एक भी सोल्जर मरा नहीं। जिन की खून से सनी पीठ देखकर डोनल और ओका को थोड़ी राहत मिली, मतलब रिबेलियस बच्चा वापस आ चुका था। लेकिन जिन जानता था अब टाइम कम है, ये उसकी फाइनल बैटल थी लिसू को बचाने की, क्योंकि स्टीयर और जिन की जंग टालने वाली नहीं थी। स्टीयर ह्यूमैनिटी को मिटाना चाहता था, जिन नहीं। हजारों साल देख चुकी आंखों से जिन ने दुनिया को समझा था, ये दुनिया बैलेंस से चलती है, एक चमत्कार की तरह। ह्यूमंस ने उस बैलेंस को तोड़ा, और जिन सोचता था कि उसे वो गलती सुधारनी है, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। गलती ह्यूमैनिटी नहीं थी, गलती जिन खुद था। जजमेंट, बैलेंस, डेस्टिनी, सब बकवास। अब उसके एग्जिस्टेंस की सिर्फ एक वजह थी, लिसू, माँ के बाद सबसे जरूरी इंसान। उधर स्टीयर के लिए जिन एक कांटा था, और स्टीयर की बेचैनी सिर्फ जिन की मौत से ही खत्म हो सकती थी। चारों तरफ आर्टिलरी, आसमान में फाइटर जेट्स, लेकिन जिन ने ठान लिया था खून बहेगा, लेकिन वादा नहीं टूटेगा। उसने बस एक माफी भेजी उन सबको जो उस पर हमला कर रहे, और फिर धड़ाम, एक सीधी लाइन में उसकी ताकत स्वीप हो गई। आसमान में जेट फटे, टैंक जमीन चाटने लगे, साउथ कोरियन एचक्यू में हड़कंप मच गया। डोंगतन डिफेंस लाइन पूरी तरह टूट चुकी थी। कमांडर को समझ आ गया कुछ बहुत गड़बड़ है, जिन ने ब्रीच कर लिया है। और स्टीर, वो और ज्यादा चिढ़ गया। सोल की तरफ जिन अनस्टॉपेबल था। हथियार, नंबर्स, कुछ मायने नहीं रखता था, बस हाथ उठाना होता और रास्ता साफ। एयरफोर्स भेजी गई, लेकिन इस बार स्टीर ने एक गंदी चाल चली। जेट्स को सीधे ओका की गाड़ी से टकराने का ऑर्डर। ओका और डोनल घबरा गई, लेकिन जिन ऊपर से आया, सीधे जेट की तरफ। उसने खुद को कुर्बान किया ताकि पायलट की मजबूरी वाली सुसाइड रुक जाए। जेट रोका, पायलट बचा, लेकिन स्टीयर ने फिर चाल चली। 10 जेट्स एक साथ। अब जिन नहीं बचा सका सबको, और यही सबसे दर्दनाक बात, स्टीयर अब न्यूक्लियर वेपन्स तक सोचने लगा। उसे फर्क नहीं पड़ता था, वो खुद रेडिएशन से बना था, और ऊपर से वो लीसू के बॉडी में था। जिन हमला भी नहीं कर सकता था। फाइनली ओका उन्हें सोल ले आई। लीसू इंतजार कर रही थी। जिन थक चुका था, लेकिन रुकेगा नहीं। जमीन पर सोल्जर्स चींटियों जैसे, आसमान में जेट्स। जिन ने फिर माफी मांगी, और जमीन पर जोर से पैर मारा। भूकंप, मिट्टी और पत्थरों की शील्ड, इनोसेंट सोल्जर्स सुरक्षित। और फिर जिन बिजली की तरह आगे बढ़ा। अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, लीसू। आखिरकार जिन और स्टीयर आमने सामने थे। 50 अरब साल पुरानी एग्जिस्टेंस और इंसानी लालच से बना मॉन्स्टर। पहले दोनों ह्यूमैनिटी के दुश्मन थे, अब जिन लड़ेगा लिसू के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और खुद के लिए। दोनों का होना एक गलती थी, और इस लाइफ साइकिल के खत्म होने से पहले जिन ने ठान लिया था स्टीयर को मिटाना ही होगा। अब कहानी पहुंच चुकी थी धरती के दो सबसे खतरनाक, सबसे ओवरपावर्ड अस्तित्वों की सीधी टक्कर पर। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी भाई, ये ऐसी जंग थी जहां सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। सामने था स्टीयर और उसके सामने खड़ा था जिन। जिन बाहर से चाहे कितना भी काम दिख रहा हो, लेकिन अंदर से मौत का डर अब भी उसके हाथों को हल्का सा कांपा रहा था। फिर भी उसकी आंखों में एक ही फैसला था, आज स्टीयर का चैप्टर बंद। स्टीयर ने भी ये महसूस कर लिया, और पहली बार वो भी हिचकिचाया। और तभी स्टीयर ने सबसे घटिया चाल चली। उसने लीसू के शरीर को ढाल बना लिया, और यहीं जिन ने वो बात एक्सेप्ट कर ली जिससे हर कोई डरता है, लीसू की मौत। लेकिन भाई, जिन अकेला प्रिपेयर्ड नहीं था। स्टीयर ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल लिया, हाथ उठाया, और अगले ही पल इन्फेक्टेड लोगों की भीड़, पूरे जंबी मोड में सीधे चार्ज। जिनको लगा अरे ये तो पुरानी ट्रिक है, क्या बकवास है। लेकिन इस बार ट्विस्ट था। वो लोग जिन पर नहीं टूटे, वो स्टीयर पर ही चढ़ दौड़े। उसका शरीर नोचने लगे, फाड़ने लगे। जिनको कुछ गड़बड़ लगी वो दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके सामने खड़े थे मांस में लिपटे स्केलेटन्स, और तभी खून से सना हुआ एक लाल हाथ तेज नाखूनों के साथ सीधे जिन की तरफ आया। बस एक हल्की सी स्वाइप, और पूरा घर चीरता हुआ जिन हवा में उछल गया। मलबे से उठते हुए जिन ने देखा, अब सामने जो स्टीयर था वो पहले जैसा नहीं। बैंगनी स्किन, आंखों का सफेद हिस्सा काला, और लाल शुद्ध ब्लड लस्ट। फिर भी जिन शांत था, क्योंकि उसे दिख रहा था लीसू अब भी स्टीयर के अंदर है। स्टीयर पीछे से टेलीपोर्ट हुआ, अटैक किया, लेकिन हजारों साल की ताकत के सामने ये ट्रिक नहीं चली। जिन ने पलटकर ऐसा मुक्का मारा कि स्टीयर कई इमारतें तोड़ता हुआ उड़ गया, लेकिन जिन ने उसे खत्म नहीं किया, क्योंकि लिसू, उसने बस एक वार्निंग पंच फेंका जो इतनी रेकलेस थी कि पीछे पूरा बिल्डिंग क्रम्बल हो गया। स्टीयर ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देख लिया, ये ताकत बोरोड नहीं थी, ये नेचर की रॉ पावर थी। स्टीयर फिर अनफेयर खेल खेलने लगा। वायरस इन्फेक्टेड भीड़ फिर समन, और तभी उसने एक सच्चाई उगली जिसने जिन को हिला दिया। स्टीयर की पावर बढ़ाने का आइडिया
लीसू का था। और उससे भी खतरनाक बात, लीसू खुद ह्यूमैनिटी से नफरत करती थी। जैसे जैसे स्टीयर ह्यूमन से पावर खींचता गया, लीसू की मेमोरीज साफ होती गईं। कभी उसकी फैमिली खुश थी, पिता सक्सेसफुल थे, सब ठीक था। फिर बिट्रेयल, कंपनी बैंकरप्ट, फैमिली टूट गई, लग्जरी से सीधे गांव की जिंदगी, सोसाइटी का गंदा चेहरा, स्ट्रॉन्ग बुलिंग द वीक। यहीं से लीसू ने ह्यूमन से नफरत करना शुरू किया। अब स्टीयर पहले से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, लीसू अंदर से गायब हो रही थी। अगर देर हुई तो सब खत्म। अब जिन ने भी अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, वो स्किल जो धरती को फाड़ देती है। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा, भूकंप, पूरी दुनिया कांप उठी। मैग्नेटिक फील्ड हवा में भर गया, लेकिन इसकी कमजोरी थी, एक जगह रुकना। स्टीयर ने मौका नहीं छोड़ा, सीधा पंच। जिन कई दीवारों से टकराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टीयर ने सोचा, चल फिर नंबर से खेलते हैं। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स वेसल्स। जितनी पावर बढ़ी, उतनी लीसू की मेमोरीज बाहर आईं। क्लाउड सिटी वाला बच्चा, वाई, लीसू की कैजुअल बात, और वाई का गायब हो जाना, सर्च, गिल्ट। और तभी बैटलफील्ड पर डोनल और ओए भीड़ में फंस गईं। स्टीयर डोनल की ताकत अब्जॉर्ब करने ही वाला था कि एक फोर्स ने उसे रोक दिया। लीसू, स्टीयर रुक गया, उसे समझ आ गया ये उसके दोस्त हैं। अब फाइट यहां रखना मुश्किल था। स्टीयर ने जिन पर ऑल आउट अटैक किया और रिट्रीट कर गया, लेकिन रिट्रीट मतलब भागना नहीं। अगले ही पल यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, पांचों ने एक साथ न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑर्डर दे दिया। साउथ कोरिया, जंग सिटी। स्टीयर ने पूरा गेम पलट दिया। अब जिन के सामने चॉइस थी, ह्यूमैनिटी बचे या स्टीयर खत्म हो। और उसी समय यूएसए में यह साफ हो गया कि प्रेसिडेंट इन्फेक्टेड है। लेकिन इससे पहले कि सच बाहर आए, धाएं, गनशॉट। और ये गोली किसी छोटे आदमी के लिए नहीं थी। असली तबाही अब शुरू हो चुकी थी। सब लोग अब भी अलर्ट थे, क्योंकि स्टीयर अभी जिंदा था, और जब तक वो जिंदा है तब तक खतरा खत्म नहीं होता। अच्छी बात ये थी कि फिलहाल सिर्फ एक न्यूक्लियर मिसाइल साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रही थी। उसी बीच जिन अपनी टेक्निक पूरी कर चुका था। दिखने में तो ये भूकंप जैसा था, लेकिन असल में जिन ने जो शॉकवेव छोड़ी, उसने वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को स्टीयर के कंट्रोल से आजाद कर दिया। मतलब स्टीयर ने जो जाल बुना था, जिन ने उसी में आग लगा दी। अब मौका था। जिन बिजली की रफ्तार से स्टीयर की तरफ लपका, इतनी तेज कि स्टीयर को बस उसका आफ्टर इमेज दिखा। अगले ही पल जिन ने स्टीयर का मुंह पकड़ा और सीधे जमीन में ठोक दिया। धीरे धीरे स्टीयर की लाइफ फोर्स ड्रेन होने लगी। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था भाई, ये था सुसाइड बैटल। या तो जिन बचेगा या स्टीयर। ताकत में स्टीयर। जिन के सामने क्लास ही नहीं था, लेकिन स्टीयर की दिमागी चालाकी वो खतरनाक थी। जैसे जैसे जिन लाइफ फोर्स खींच रहा था, दुनिया भर की तबाही की इमेजेस साफ होने लगी। और तभी दिखा न्यूक्लियर बॉम्ब, सीधे इन्हीं की तरफ। स्टीयर ने अपने लिए लाइफलाइन बना ली। अब जिन फंस चुका था। अगर वो स्टीयर को मारता तो लोग मरते, अगर बॉम्ब रोकता तो खुद एग्जॉस्ट हो जाता, और स्टीयर मौका मार लेता। ना आगे जा सकता था, ना पीछे हट सकता था। आखिर जिन ने फैसला किया, वो एटॉमिक बॉम्ब को रोकने गया। जिन और क्रेकन ईस्ट सी पहुंचे और स्टीयर को एक जगह बांध दिया। लेकिन जिन की एक बड़ी गलती थी, उसका घमंड। उसने बॉम्ब के खतरे को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो सीधे बॉम्ब पर चार्ज कर गया और पानी का एक विशाल कॉलम बनाकर न्यूक्लियर कोर को पेनेट्रेट करने की कोशिश की। लेकिन उसे बॉम्ब का मैकेनिज्म नहीं पता था। रोकने के बजाय उसने बॉम्ब को प्रीमेच्योरली डिटोनेट कर दिया। पूरा समंदर हिल गया। एक्सप्लोजन ने सब कुछ निकल लिया। क्रैकन ने टाइम पर आकर जिन को थोड़ा शील्ड किया, लेकिन फिर भी दोनों की किस्मत मौत। और स्टीयर ने मौका नहीं छोड़ा। उसने जिन के पेट में एक फेटल ब्लो दे मारा। जिन कुछ नहीं कर सका, बस सहता रहा। लेकिन नेचर की पावर से उसका शरीर धीरे धीरे रिजेनरेट होने लगा। स्टीयर को समझ आ गया, एक वार में ये नहीं मरेगा। वो लगातार जिन पर वार करता रहा, और अनजाने में उसी कनेक्शन से जिन लीसू से जुड़ गया। अब सीन बदलता है। लीसू मुस्कुरा रही थी, एक अजीब सी शांति के साथ। उसने जिन का हाथ पकड़ा और दोनों पहुंच गए लीसू की यादों वाले पहाड़ों में। वो जगह जहां लीसू, डोनल और वाई खुश थे। ये यादें जिन की ब्रूटल रियलिटी से एकदम उलट थीं। और तभी सबसे ठंडी सच्चाई सामने आई। लीसू जीना नहीं चाहती थी। उसने अपनी कहानी सुनाई, झूठे शब्दों से बनी दोस्ती जिसने उन्हें जोड़ दिया और लीसू को थोड़ा हील किया। फिर वो बुली जिसने वाई को सताया। उसने लीसू को प्रपोज किया और लीसू ने सेल्फिशली रिजेक्ट कर दिया। वाई पर अत्याचार बढ़ता गया। डोनाल और लीसू भी निशाने पर आ गए। तीनों के बीच झगड़ा हुआ और लीसू ने सारी गलती वाई पर डाल दी। वाई टूट गया। डरते हुए भी उसने बुली का सामना किया। छत पर फाइट हुई और वाई गिर गया। सबने उसे मर्डर कहा। लीसू ने खुद से सवाल किया, क्या मेरी भी गलती थी? लेकिन दुनिया नहीं बदली, बुराई जीतती रही। लीसू को लगा उसकी जिंदगी खत्म। तभी उसकी मुलाकात हुई एक एमनीजिया वाले लड़के से। जिन। वाई की परछाई जिन में दिखती रही और लीसू के दिल में फॉरगिवनेस जन्म लेने लगा। अब बस यही कहना था उसे जिन से। वो थक चुकी थी, अब बोझ नहीं बनना चाहती थी। रियलिटी में लौटते हैं। स्टीयर के पंचेस लीसू के लिए रास्ता बन रहे थे, ताकि वो अपनी बची हुई लाइफ फोर्स जिन को दे सके। बस उतनी सी ताकत जिन को मौत से वापस ले आई। लेकिन उसके दिल में एक गहरी उदासी रह गई। सीने पर हाथ रखकर जिन ने कसम खाई, लीसू को निराश नहीं करेगा। उसने स्टीयर पर आसमान से गिरता हुआ पंच मारा। लेफ्ट, राइट, स्मूथ, स्टेडी।
लेकिन तभी स्टीर को एहसास हुआ अब वो पैरासाइट बन चुका है। जिन के अंदर लीसू की सारी फीलिंग मेमोरीज भर गईं, जीने की चाह, एक ऐसी नोबिलिटी जो किसी में नहीं। दोनों फिर टकराए, हर पंच एक डिजास्टर। जिन समझ गया इंसान गलतियां करते हैं, गिरते हैं, लेकिन समाधान ढूंढते हैं। अब जिन के पास ताकत नहीं बची थी। स्टीयर ने अपना सबसे जबरदस्त वार सीधे जिन के दिल में उतार दिया। सब खत्म लगता था, लेकिन जिन ने स्टीयर को जोर से पकड़ लिया। नेचर की आखिरी ताकत से उसने दबाव लौटाया और फिर स्टीयर को किस किया। ये किस प्यार नहीं थी, ये एक्सचेंज था। जिन ने स्टीयर की लाइफ फोर्स छीन ली और बदले में लीसू की जिंदगी लौटा दी। सब खत्म। जिन सोल्स के रिल्म में गया, जहां उसने लीसू को फिर देखा। उसके होंठ हिले, मुझे तुम पसंद हो, और लीसू जाग गई। उसके सामने उसका दोस्त बेहोश पड़ा था, जिनकी जिंदगी बहुत पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। वक्त बीता, धरती फिर से बैलेंस में आई, लेकिन स्टीयर की तबाही के निशान हर जगह थे। लोगों का गुस्सा जिन पर भी निकला। लीसू बस चुपचाप सहती रही, लेकिन जब उसे जिन की कन्फेशन याद आती, वो मुस्कुरा देती। उसने एनवायरनमेंट को बचाने का रास्ता चुना, पाए और जिन की इच्छा के लिए। कभी कभी वो सोचती अब जिन कैसा दिखता होगा, और कहीं दूर एक हरे रंग की स्फीयर, सब कुछ समेटे हुए। शायद जिन फिर से जन्म लेने वाला, लेकिन इस बार बिना दर्द के। यही था इस कहानी का सच। इंसानों की नहीं है, ये हर उस सांस की है जो चुपचाप जीना चाहती है। हर पेड़ जो बिना कुछ कहे हमें ऑक्सीजन देता है। हर जानवर जो बिना शिकायत अपना हिस्सा निभाता है। और हर वो जिंदगी जिसे हमने कभी महसूस ही नहीं किया। सबको जीने का पूरा हक है। अगर इंसान सच में खुद को सबसे समझदार मानता है, तो सबसे पहले उसे दया सीखनी होगी, समझ सीखनी होगी, और जिम्मेदारी निभानी होगी। क्योंकि ताकत से दुनिया जीती नहीं जाती, दुनिया बचाई जाती है। और अगर आज भी ये कहानी आपके दिल को थोड़ी सी भी छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपनी राय कमेंट में लिखना, और ऐसी कहानियों के लिए ओके डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि अगली कहानी लिखने की ताकत है। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, नए किरदार, नए जज्बात, और भी ज्यादा दिल से। तब तक के लिए स्टे हैवी, स्टे सेफ, और याद रखना जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।